CH11 शौर्य का इग्नोर करना। उस दिन के बाद से शौर्य ने आरोही को काफी हद तक इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने आरोही से दूरी बना ली थी। वो आरोही के सारे काम करता था, जैसे उसका शेड्यूल बनाना, उसकी कॉफी बनाना, मीटिंग देखना, लेकिन उसके सामने जाने से बचता था। आरोही उसके इग्नोर करने से काफी परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शौर्य उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। आरोही शौर्य से बार बार बात करने की कोशिश करती, लेकिन शौर्य वहां से काम का बहाना बनाकर निकल जाता था। और शौर्य जानबूझकर लड़कियों से बात करने लगा था ताकि आरोही उसे गलत समझकर उससे दूर रहे। आरोही भी शौर्य को दूसरे लड़कियों के साथ बात करता देखती तो जल भून जाती, उसके आंखों में आंसू आ जाते। वो शौर्य के बारे में सोचकर परेशान रहती। आरोही ये सब देख खुद से ही कहती, क्या हो गया है मुझे, क्यों मुझे शौर्य का इग्नोर करना परेशान कर रहा है, क्यों मैं उसे किसी के साथ नहीं देख पा रही हूँ, क्या मुझे सच में शौर्य से प्यार हो गया है। शौर्य से प्यार का सोचकर ही पता नहीं क्यों, लेकिन आरोही के मन एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। हर बार आरोही का दिल शायद ये चीख चीख कर ये कहता कि हाँ उसे शौर्य से प्यार हो गया है, लेकिन हर बार वो उन ख्यालों को झटक देती थी। लेकिन शायद इस बार उसने अपने दिल की सुनी। उसने आखिरकार ये मान ही लिया कि हाँ उसे शौर्य से प्यार हो गया है। ये बात मानने के बाद से ही आरोही का दिल और दिमाग एकदम शांत हो गया था। वो खुशी से नाचने लगी। कहाँ उसे शौर्य से प्यार हो गया है, फिर मन में ही कहती है मुझे शौर्य से प्यार हो गया है, हाय मैं तो बहुत खुश हूँ। बस अब ये शौर्य मान जाए फिर तो मजा ही आ जाए। फिर हमारे शादी होगी और फिर बच्चों का ख्याल आते ही आरोही के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। फिर वो खुद को डांटते हुए कहती है, आरोही ज्यादा खुश मत हो, अभी शौर्य माना नहीं है और पता नहीं क्यों आजकल मुझे इग्नोर भी कर रहा है, लेकिन मैं भी पता लगा कर रहूंगी। इधर शौर्य का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो आरोही को कैसे इग्नोर कर रहा था वही जानता था। जब वो कुछ काम करते वक्त अपना पेन मुंह में डालकर सोचती तो उसका मन करता कि जाके उसे अभी गले लगा ले, लेकिन अपने अतीत के बारे में सोचकर अपने आप को रोक लेता। वो अपने मन में कहता, जानता हूं कि आप मेरे इस इग्नोर करने से काफी परेशान हैं, लेकिन मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं रह सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे अतीत का साया भी आप पर पड़े। हमें माफ कर दीजिएगा आरोही जी, लेकिन ये करना जरूरी है। लेकिन भगवान ने तो इनकी किस्मत एक दूसरे के साथ ही लिखी है, तो ये चाहकर भी अलग नहीं हो सकते थे। कुछ दिन बाद आरोही किसी पार्टी से वापस आ रही थी कि अचानक उसके गाड़ी का टायर पंचर हो गया। बारिश भी काफी तेज हो रही थी, जिसके कारण मैकेनिक भी मिलना मुश्किल हो गया था। तो उसने सोचा कि शौर्य का फ्लैट यही नजदीक है तो वही चली जाती हूँ। फिर वो ड्राइवर को कार ठीक कराने को बोल वहां से शौर्य के फ्लैट पर चली जाती है। उसके फ्लैट पर पहुंच वो बेल बजती है तो कुछ देर बाद शौर्य दरवाजा खोलता है तो देखता है आरोही वहां खड़ी थी। बारिश में चल के आने के कारण वो काफी भीग चुकी थी, जिसकी वजह से उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। उसका परफेक्ट फिगर शौर्य को साफ साफ दिख रहा था, जिसे देख शौर्य काफी असहज हो गया था। वो अपनी आंखें आरोही से हटाकर उसे अंदर आने को कहता है। आरोही अंदर आते हुए कहती है, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो शौर्य कहता है, कोई बात नहीं मैम, आप जाके चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। दरअसल आरोही को भीगा देख शौर्य थोड़ा असहज हो रहा था, इसलिए वो चाहता था कि आरोही जल्दी से कपड़े बदल ले। आरोही कपड़े बदलने जाती है तो देखती है शौर्य के पास कोई भी लेडीज कपड़े नहीं थे, और हो भी कैसे, उसके साथ कोई औरत नहीं रहती थी। तो उसने उसे अपनी एक शर्ट पहनने को दे दी। आरोही जब बाहर आई तो शौर्य की सांसें उसको देख अटक गई। वो उसकी शर्ट और भीगे बालों में और भी खूबसूरत लग रही थी। शौर्य ने किसी तरह से अपने आप को रोक कर रखा था। वहीं आरोही का भी ऐसा ही कुछ हाल था। वो इस तरह शौर्य के सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसे तो अपने प्यार का एहसास हो चुका था। तो उसे अपने सामने देख उसे शौर्य को गले लगा चिल्ला चिल्ला के कहने का मन था कि वो शौर्य से प्यार करती है। शौर्य उसे कॉफी पीने को देता है तो वो और शौर्य कॉफी लेके बैठ जाते हैं। आरोही तो बस शौर्य को ही देखे जा रही थी, लेकिन वो चुपचाप अपनी कॉफी खत्म करने में लगा हुआ था। उधर शौर्य अपने मन में कहता है, प्लीज आरोही मत देखो मेरी तरफ, मैं नहीं रोक पाऊंगा खुद को तुम्हें देखने से। तो बात करने के लिए आरोही कहती है, आई एम सॉरी इस तरह से आने के लिए, मैं जानती हूँ तुम कंफर्टेबल नहीं हो। तो शौर्य कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपने अच्छा किया जो यहाँ आ गई। अपने लिए मैं सुन। आरोही को चिढ़ होती है, वो मन में ही कहती है, ये हमें मैं कहना नहीं छोड़ेगा, पता चला शादी के बाद भी ये हमें मैं ही कहे। तो आरोही शौर्य से कहती है, जो मेरे करीब होते हैं वो मुझे नाम से बुलाते हैं, तो शौर्य तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। तो शौर्य कहती है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो आरोही कहती है, नहीं ये मेरा ऑर्डर है। तो शौर्य कहता, ठीक है मैं आरोही ये कह दोनों मुस्कुरा देते हैं। आरोही अपना कॉफी मग किचन में रखने जा रही होती है कि उसका पैर कालीन में फंसता है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाती और खड़े हो रहे शौर्य पर जा गिरती है, जिससे वो भी सोफे पर गिर जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने कि दोनों की सांसें तक एक दूसरे को महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। शौर्य का भी अब धैर्य जवाब देने लगा था। वो दोनों करीब और करीब आने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी जोर से बिजली चमकती है और आरोही डर कर शौर्य की बाहों में समा जाती है। शौर्य को भी तब होश आता है। वो खुद से कहता है, शीट यार ये क्या करने जा रहा था, तो तुझे इससे दूर रहना है याद है ना, लेकिन इसे देख इससे दूर भी नहीं रहा जाता है। उधर आरोही को भी उसकी बाहों में एक अलग सा सुकून मिल रहा था। वो ऐसे ही शौर्य के गले लगी रहती है तो शौर्य उसे हल्का हिलाता है तो आरोही झट से उससे अलग हो जाती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। तो शौर्य अपनी नजर चुराते हुए कहता है, आप मेरे कमरे सो जाए, मैं यही हॉल में सो जाता हूँ। आरोही भी तुरंत शौर्य के कमरे में चली जाती है और अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रही होती है। उधर शौर्य भी अभी जो हुआ उसी के बारे में सोच रहा होता है।
रात को शौर्य किसी के करहाने के आवाज से उठ जाता है तो वो तुरंत अपने कमरे में जाता है जहां आरोही थी, वहां जाके देखता है आरोही अपना पेट पकड़ दर्द से करहा रही थी। वो तुरंत आरोही से पूछता है क्या हुआ आरोही, लेकिन आरोही कुछ नहीं बोलती, उसे तो अब और भी शर्मा रही थी। शौर्य उससे पूछे ही जा रहा था कि क्या हुआ, लेकिन आरोही कुछ जवाब नहीं दे रही थी। फिर जैसे ही बेडशीट पे लगा खून देखता है तो समझ जाता है कि क्या दिक्कत है। अब वो भी थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन इस वक्त आरोही को संभालना ज्यादा जरूरी था। वो उससे कहता है आप रुके, मैं कुछ करता हूँ, कहते हुए वहां से बाहर चला जाता है। इधर आरोही से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उधर शौर्य 24x7 मेडिकल स्टोर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंच उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना। तो वहां खड़ी लड़की से पूछता है, पहले तो वो उसे देखती ही रह गई, शौर्य था ही इतना हैंडसम, लेकिन फिर वो होश में आके पूछती है जी आपको क्या चाहिए, लेकिन उसे कहने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी जिसके कारण वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा था। तो वो लड़की चिढ़के बोलती है क्या चाहिए आपको सर, तो शौर्य कहता है वो आप लोगों को होता है ना हर महीने। तब जाके वो समझ पाती है कि शौर्य को क्या चाहिए। पहले तो वो उसे देखती है और सोचती है कि क्या लड़का है, कितनी केयर करता है अपनी गर्लफ्रेंड की, किस्मत वाली होगी वो लड़की भी जिसका ये बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन फिर वो उसे सारी चीजें लाके देती है जिसे लेके वो आरोही के पास जाता है जो कि अब दर्द कम होने के कारण सो चुकी थी। लेकिन शौर्य को उसके कपड़े और बेडशीट तो बदलनी ही थी, इसलिए वो उसे जगह देता है और कहता है ये सामान है जो तुम्हें चाहिए और ये कुछ मेडिसिन है, दर्द अगर ज्यादा हो तो ले सकती हो। आरोही उसे देखती है, उसे बड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए वो उसे लेके बाथरूम में चली जाती है। उधर शौर्य उसके लिए जिंजर टी बनाता है और हॉट वाटर बैग तैयार करता है। आरोही निकलती है तो शौर्य उसे टी देते हुए कहता है ये लो, तुम्हें इससे राहत मिलेगी और ये हॉट वाटर, इससे दर्द में आराम मिलेगा। आरोही को इस वक्त शौर्य पर बड़ा प्यार आ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था कि कोई है जो उसकी केयर कर रहा है। आरोही उसे थैंक यू कहती है और चाय और वाटर बैग ले लेती है। बेड पर लेट वो चाय पीती हुई शौर्य को ही देखे जा रही थी जो कि उसके बगल में बैठा था। उसे वाटर बैग से राहत मिल रही थी, अब उसे नींद आने लगी थी तो वो सो गई। शौर्य उसे सोता देख वहां से निकलता है, लेकिन आरोही ने उसका हाथ पकड़ रखा था। शौर्य चाहकर भी अपना हाथ उससे छुड़ा नहीं पाया तो वहीं उसके बगल में ही बैठ गया और आरोही को सोता हुआ देखने लगा। सोते हुए आरोही किसी मासूम बच्ची से कम नहीं लग रही थी। शौर्य उसे बड़े प्यार से देख रहा था और सोच रहा था क्यों मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, क्यों आज तुम्हारा दर्द मुझे दर्द दे रहा था, मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, तुम्हारे आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, शायद हमारी किस्मत ही हमें एक दूसरे के साथ बांधना चाहती है। यही सब सोचते हुए उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह आरोही की आंख जब खुली तो उसे सामान्य शौर्य बैठे ही सोता हुआ दिखाई दिया। आरोही शौर्य के चेहरे को देख मुस्कुराते हुए सोचती है काश ये चेहरा मुझे रोज सुबह देखने को मिले, फिर पता नहीं क्या सोचकर वो शौर्य के माथे पर किस कर लेती है और उठकर बाथरूम भाग जाती है। उसके जाते ही शौर्य अपनी आंखें खोल लेता है। दरअसल शौर्य आरोही से पहले ही उठ चुका था, लेकिन सोने का नाटक कर रहा था। वो अभी अभी जो हुआ उसे सोच मुस्कुरा देता है। दोनों ही खुश थे इस बात से अनजान की कोई खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। क्या है वो खतरा, क्या इस अनजान खतरे से बच पाएंगे दोनों या फिर अलग हो जाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए कोड नेम सेक्रेटरी। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। CH12 आरोही और शौर्य की मस्ती। कुछ देर बाद शौर्य भी उठ जाता है। तब तक आरोही भी वॉशरूम से निकल जाती है तो देखती है शौर्य वहीं बैठा हुआ था। कल रात के बाद से दोनों एक दूसरे के साथ काफी असहज महसूस कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन दोनों ही खुश थे। एक तरफ जहां आरोही शौर्य के उसके केयर करने से काफी खुश थी, उसे शौर्य के साथ एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। शौर्य का साथ उसे ये बहुत सेफ महसूस करा रहा था और उसे शौर्य से और भी ज्यादा प्यार हो गया था। वो अब शौर्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। वहीं शौर्य ने भी अब उससे दूर ना भागने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात से भी अनजान नहीं था कि अगर वो आरोही के साथ होता है तो उसे क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन आगे आने वाली परेशानियों से वो अब खुद को और नहीं रोकना चाहता था। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से ही देखे जा रहे थे कि शौर्य अपने होश में आते हुए उससे पूछता है अब आपकी तबीयत कैसी है, तो आरोही कहती है कि पहले से ठीक है एंड थैंक यू कल रात मेरी हेल्प करने के लिए, पता नहीं शायद ठंड लगने की वजह से ऐसा हो गया। तो शौर्य कहता कुछ नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है चेंज कर लो, मैं तब तक नाश्ता बना देता हूँ। तो आरोही कहती है मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ ना, तो शौर्य कहता है अरे कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, आप तब तक कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। जिस पे आरोही पूछती है क्यों घर क्यों, तो शौर्य कहता है क्योंकि अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, अभी आपको और ज्यादा आराम करने की जरूरत है और वैसे भी आप आजकल बिल्कुल भी सही से आराम नहीं कर पा रही है। जिस पर आरोही कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये तो हर महीने आता है, अब अगर मैं ऐसे घर बैठ जाऊंगी तो काम कौन देखेगा। तो शौर्य कहता है मुझे कुछ नहीं पता, बस आज आप ऑफिस नहीं जा रही हैं तो नहीं जा रही हैं। आरोही को उसका इस तरह खुद पर हक जताना अच्छा लगा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कहती है ठीक है लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। तो शौर्य कहता है क्यों, तो आरोही कहती है क्योंकि घर पर मैं बोर हो जाऊंगी और फिर ऑफिस की याद आएगी, मैं यही रहूंगी और यही रहकर आराम करूंगी। तो शौर्य पूछता है तो यहाँ भी तो आप बोर ही होंगी, तो आरोही कहती है नहीं मैं यहाँ बोर नहीं होंगी, मैं देखा तुम्हारे पास काफी सारी बुक्स रखी हैं, मैं उन्हें पढ़ लूंगी, तुम टेंशन मत लो। हाँ अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर पर रुकूं तो मैं चली जाती हूँ। आरोही ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि शौर्य को उस पर बड़ा ही प्यार आ रहा था और ना चाहते हुए भी उसने हाँ कर दी। आखिर इतनी मासूमियत से अगर आपका प्यार आपसे कुछ कहेगा तो कौन ही मान कर सकता है।
फिर शौर्य नाश्ता बनाने चला गया। कुछ देर बाद आरोही नाश्ता करने टेबल पर आई तो नाश्ता देख हैरान हो गई। वहां काफी सारा नाश्ता रखा था। वो इन सब नाश्ते को देख शौर्य से पूछे बिना रह नहीं पाती है कि क्या ये सारा नाश्ता उसने ही बनाया है, जिसपे शौर्य बस मुस्कुरा देता है। और जब आरोही नाश्ता करती है तो उसे नाश्ता काफी टेस्टी लगता है, जिस पर आरोही कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो, मैंने तो इतना अच्छा घर का बना खाना नहीं खाया। फिर दोनों नाश्ता खत्म कर लेते हैं। शौर्य तैयार हो आरोही को आराम करने का कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है तो आरोही भी बुक उठाकर पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते ही उसे नींद आ जाती है। उधर शौर्य का भी मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। उसे बार बार आरोही की याद आ रही थी। वो बार बार अपना फोन उठाता, उसे आरोही की आवाज सुननी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो फोन रख देता। उधर आरोही देर तक सोती रही। आज ना जाने उसे कितने दिनों बाद आराम करने का मौका मिला था, वरना तो वो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहती थी। कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि 12 बज रहे हैं तो वो उठ जाती है। उसे अब भूख लग रही थी, लेकिन उसे तो कुछ बनाना भी नहीं आता था, बल्कि उसने तो कभी किचन में कदम भी नहीं रखा था। यहाँ तक कि उसे चाय बनाने तक नहीं आती थी। उससे ये सब करने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, हमेशा सारा काम नौकर ही करते थे। वो सोच ही रही थी कि क्या बनाए कि तभी उसे गेट खुलने की आवाज आती है तो वो देखती है कि शौर्य आ चुका है। उसे आया हुआ देख आरोही खुश हो जाती है तो शौर्य आते हुए उससे पूछता है तो क्या क्या किया अब तक, जिस पर आरोही बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद बुक लेके पढ़ने बैठी कि मुझे नींद आ गई, बस अभी उठी ही थी, भूख लगी तो सोच रही थी क्या करूँ कि तब तक तुम आ गए। तो शौर्य कहता है हाँ, मुझे पता था कि आपको भूख लगी होगी, ठीक है आप बैठे, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। तो आरोही कहती है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, जिस पर शौर्य कहता है कोई बात नहीं मैं बना लूंगा, लेकिन आरोही नहीं मानती। तो शौर्य कहता है ठीक है चलो। वो उसे कुछ सब्जी काटने को देता है, लेकिन आरोही ने अपनी जिंदगी में कभी चाकू पकड़ी हो तब तो वो कुछ काट पाए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी उंगली ही काट ली। उसकी उंगली कटी देख शौर्य उस पर गुस्सा पाउटिंग करता हुआ कहता है देखा ना, मैं कह रहा था कि रहने दो, लेकिन नहीं, तुम्हें मदद करानी थी, अब काट ली ना उंगली। वो उसकी उंगली पे क्रीम लगाते हुए कहता है अब चुपचाप यहीं बैठो और यहाँ से हिलना नहीं, जिस पर आरोही अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। आरोही उसे क्रीम लगाते हुए बड़े ही प्यार से देख रही थी। उसे उसका डांटना भी अच्छा लग रहा था। शौर्य ने जब उसकी तरफ देखा तो आरोही ने नजरें हटा ली। फिर शौर्य ने पूरा खाना बनाया, जिसे आरोही ने सिर्फ मास्टर जी के तरह देख रही थी। उसे शौर्य खाना बनाते हुए भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वो सोच रही थी कि क्या कोई खाना बनाते हुए भी इतना हैंडसम लग सकता है। शौर्य ने सारा खाना टेबल पर रख दिया था। आरोही खाने का पहला निवाला लेते ही उसके मुंह से शौर्य के लिए तारीफ ही निकल रही थी। शौर्य ने खाना इतना अच्छा बनाया था। फिर वो खाना खाकर उसे सख्त हिदायतें देकर ऑफिस चला जाता है। आरोही को अब नींद नहीं आ रही थी तो वो बुक पढ़ने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में वो बोर हो जाती है तो सोचती है कि क्यों ना कमरा ही साफ कर दिया जाए। ये सोच वो झाड़ू उठाती है तो देखती सारे कमरे तो पहले से ही साफ है। ये देख वो सोचती है कि क्या ये सारे कमरे शौर्य खुद साफ करता होगा, इतने बड़े घर की सफाई वो अकेले कैसे करता होगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तो वो अपना फोन उठाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो अपने फोन से भी बोर हो जाती है तो बाहर बालकनी में आ जाती है और वहां लगे झूले पर बैठ शौर्य के बारे में सोचने लगती है। फिर कुछ सोचकर वो शौर्य को फोन करती है। शौर्य ही इधर आरोही के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसका फोन बजता है। वो देखता है कि आरोही उसे कॉल कर रही है। आरोही का नाम देखते ही शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट ग्रिन आ जाती है। वो फोन उठाता है तो आरोही कहती है शौर्य क्या कर रहे हो। तो शौर्य कहता है ऑफिस में आदमी क्या करता है आरोही। तो आरोही कहती है शौर्य तुम्हें पता है इस बिल्डिंग में कुल 25 माले हैं, जिनमें कुल 200 फ्लैट हैं। ये सुन शौर्य कहता है हाँ तो ये सब आप हमें क्यों बता रही है, क्या बात है। तो आरोही कहती है बात ये है कि मैं बोर हो रही हूँ। जिसे सुन शौर्य पहले तो हंसता ग्रिन है, फिर कहता है तो मेरे लैपटॉप से मूवीज देखो। फिर अपनी घड़ी देखते हुए कहता है अभी 4:03 हो रहे हैं, मैं 6 बजे आ जाऊंगा, फिर हम लोग बाहर घूमने चलेंगे और बाहर ही डिनर करेंगे, ओके। ये सुन आरोही कहती है ठीक है जल्दी आओ। आरोही ने ये बात ऐसे बोली जैसे कोई पत्नी अपने पति से जल्दी आने के लिए कह रही हो। शौर्य ये सुन मन ही मन काफी खुश होता है। आखिर शौर्य ने भी तो हमेशा एक फैमिली ही चाही थी, लेकिन वो उसे मिली नहीं। फोन रख वो आरोही के बारे में ही सोचता है कि क्या वो जो कर रहा है वो सही भी है, कहीं वो आरोही को अपने जिंदगी में लाके गलती तो नहीं कर रहा है। शाम को शौर्य जब आता है तो देखता है आरोही उसका वेट कर रही थी। वो आते हुए आरोही के लिए एक बेहद सुंदर सी ड्रेस ले आता है, जिसे पहन आरोही काफी खूबसूरत लग रही थी। फिर वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। पहले वो लोग मॉल जाते हैं, जहां आरोही बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह काफी शॉपिंग करती है और जैसे बाकी लड़के लड़की का शॉपिंग बैग लेकर चलते हैं, उसी तरह शौर्य भी आरोही के बैगस उठा रहा था। फिर वो लोग गेमिंग जोन में जाते हैं, जहाँ शौर्य और आरोही काफी सारे गेम खेलते हैं। गेम खेलते वक्त आरोही पूरी बच्ची बन गई थी। उसे देख कोई भी उस वक्त ये नहीं कह सकता था कि वो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है। ये देख शौर्य भी काफी खुश था। फिर वो लोग वहां से एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां उन दोनों ने काफी बातें की और खाना भी खाया। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश थे। फिर शौर्य आरोही को उसके घर छोड़ने जाता है। वहां पहुंच आरोही शौर्य से कहती है थैंक यू शौर्य। तो शौर्य उससे पूछता है किस बात के लिए थैंक यू। तो आरोही उससे बताती है मुझे इतनी खुशी देने के लिए। मुझे खुद नहीं पता मैंने लास्ट टाइम कब इतनी मस्ती की थी। बचपन में माँ के जाने के बाद पापा पूरे टाइम बस काम में ही बिजी रहते थे, अकेले रहकर कुछ भी करने को मन नहीं करता था, कोई था ही नहीं मेरे साथ खेलने वाला। लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढी जा सकती है, इसलिए थैंक यू। शौर्य ये सुन कहता है ऐसी बात नहीं है, आपका जब भी मन हो मुझे बता दीजिएगा, हम फिर ऐसे ही चलेंगे। फिर वो आरोही को गुड नाइट बोल वहां से निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए शौर्य सोच रहा होता है कि सिर्फ आपने ही नहीं, मैंने भी अपनी जिंदगी में इतनी मस्ती कभी नहीं की थी। यहाँ तक कि खुशी क्या होती है मैं तो ये तक भूल गया था।
थैंक यू आरोही, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे इन खुशियों का एहसास कराने के लिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये भाग कैसा लगा हमें अपनी समीक्षा देकर जरूर बताइएगा। और आगे की कहानी जानने के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए कोड नेम सेक्रेटरी। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक लिए धन्यवाद। CH13 डेवल साइड ऑफ शौर्य। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। शौर्य और आरोही अब एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। दोनों घंटों बातें किया करते और कभी कभी साथ में घूमने भी जाते। उनके बीच प्यार तो था, लेकिन दोनों ही इससे एक दूसरे से छिपा रहे थे, या यूं कहे कि दोनों को अपना प्यार छुपा के दिखाने में ज्यादा मजा आता था। दोनों एक दूसरे की केयर करते, लेकिन उन्हें बिना बताए दोनों ही काफी खुश रहने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा खुशियां लोगों की आंखों में खटकने लगती है। ऐसे ही शौर्य और आरोही की खुशियां दो लोगों को काफी खटक रही थी, और वो दो और कोई नहीं बल्कि आदित्य और आयुष थे। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था, क्योंकि दोनों का ही एक दुश्मन था, और वो थी आरोही। वो दोनों आरोही को बर्बाद कर देना चाहते थे। दोनों एक होटल के रूम में बैठे शराब पीते हुए गुस्से पाउटिंग से बातें करते हैं, तो आदित्य आयुष से कहता है, यार उस आरोही ने हमारी बहुत बेइज्जती करी है, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो आयुष कहता है, हाँ उसे तो ऐसा सबक सिखाना है कि वो जिंदगी भर याद रखे, लेकिन सबसे पहले उसके उस सेक्रेटरी को ठिकाने लगाना है। साले ने मेरी बहुत बेइज्जती करी है सबके सामने मुझे। आयुष खन्ना से माफी मंगवाए, उसे इस चीज का हिसाब तो देना ही होगा। उसे मैं आसान मौत नहीं दूंगा, उसे पहले तड़पाऊंगा फिर मौत दूंगा। जिसे पर आदित्य, अरे वो तो मामूली सा एक सेक्रेटरी है, उसे तो हम जब चाहे तब ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन पहले उस आरोही का कुछ करना पड़ेगा। एक बार वो बर्बाद हो गई तो फिर उस सेक्रेटरी को भी देख लेंगे। तो आयुष कहता है, लेकिन उसे बर्बाद करेंगे कैसे? जिस पे आदित्य एक शैतानी हंसी हंसता हुआ कहता है, उसकी कंपनी को बर्बाद करके। उद्धरण चिन्ह। तो आयुष नासमझी से कहता है, और वो हम कैसे करेंगे? तो आदित्य बताता है, आरोही का 50% से ज्यादा इनकम उसके आए ती कंपनियों से होता, अगर कोई उसे ही बर्बाद कर दे तो। जिसे सुन आयुष कहता है, तो फिर वो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? जिस पर आदित्य कहता है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। कल का सूरज आरोही की जिंदगी में एक नई बर्बादी लाने वाला है, और फिर उसके बाद उस सेक्रेटरी की बारी, उससे भी एक एक करके हिसाब लेंगे। अगले दिन आरोही और शौर्य किसी डील के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक एम्प्लॉय भागता हुआ आता है और बताता है, मैं वो हमारी IT कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने हमारे सर्वर में वायरस डाल दिया है, जिससे हमारा सारा डेटा डिलीट हो रहा है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, और ना ही उसे कैसे ठीक करे ये पता है। जिसे सुन आरोही गुस्से पाउटिंग से कहती है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई ऐसी हरकत करने की? तुम तुरंत गौरव को फोन करो और उसे सारी जानकारी दो। मैं और शौर्य तुरंत कंपनी के लिए निकलते हैं। फिर वो दोनों तुरंत कंपनी के लिए निकलते हैं। रास्ते में आरोही शौर्य से पूछी है, तुम्हें क्या लगता है शौर्य, किसने किया होगा ये? जिस पर शौर्य कहता है, पता नहीं, लेकिन ये जो कोई भी है उसे पता है कि कैसे तुम्हें नीचे गिराना है, क्योंकि तुम्हारी इनकम का 50% हिस्सा तुम्हारी IT कंपनी से ही आता है। ये जो कोई भी है उसे तुमसे शायद कुछ ज्यादा ही नफरत है। वो दोनों कंपनी पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जिया मिल जाती है, जिसे कुछ देर पहले ही ये जानकारी मिली थी, तो वो भी उन सब के साथ ही उनके पीछे निकल गई थी, तो वो वहां पहुंच जाती है। उधर गौरव भी ये सुन अपने साथियों को लेकर निकल जाता है। चूंकि ये साइबर क्राइम से जुड़ा मामला था, तो कुछ IT एक्सपर्ट भी साथ ही आए थे। दोनों लगभग साथ ही पहुंचते हैं। दोनों साथ ही अंदर जाते तो देखते हैं कि सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सारे एक्सपर्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और डाटा डिलीट होते ही जा रहा था। तो वहां एक एक्सपर्ट आता है और आरोही से कहता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो गौरव कहता है, मतलब क्या है आपके कहने का? तो एक्सपर्ट कहता है, सर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कहां से और कैसे ये वायरस आ गया, तो इससे बचने के लिए हम क्या करें ये जानना और भी मुश्किल हो गया है। जहां तक हमें लग रहा है ये किसी बाहर वाले का काम है, ये वायरस अपने आप नहीं आया है। ये सुन आरोही गुस्से पाउटिंग से कहती है, तो सैलरी किस बात की लेते हैं आप लोग? किसी काम के नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से और पता करिए कि इसे कैसे रोका जाए। उधर आदित्य और आयुष बैठे ये सब देख रहे होते हैं। दरअसल आदित्य ने ही ये सब किया था। उसने इंडिया के नंबर 1 हैकर साहिल को ये काम सौंपा था, जिसके लिए ये करना चुटकियों का खेल था। उसने पहले भी कई कंपनीज के साथ ये किया हुआ था। ये सब देख आयुष आदित्य से पूछता है, यार कहीं हम लोग फंस तो नहीं जाएंगे ना? तो आदित्य कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, और अगर ये साहिल पकड़ा भी गया तो मैं इसे खुद नहीं बुलाया है, किसी से कहकर बुलवाया है, तो इसे हमारे बारे में नहीं पता तो ये क्या बताएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि साहिल इंडिया का नंबर 1 हैकर है। इसके बनाए वायरस का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। जब तक लोगों को कुछ पता चलेगा ये अपना काम कर चुका होगा, समझे। जिसे सुन आयुष और आदित्य हंस छोटा सा भूत देते हैं। उधर शौर्य ये सब बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। फिर कुछ देर देखने के बाद वो हल्का सा मुस्कुरा देता है और मन में कहता है, ये साहिल भी ना लगता है पिछली बार की मार भूल गया है। चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, हाथों में खुजली हो रही है। फिर आरोही की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मैं एक बार कोशिश करूं। ये सुनना ही था कि वहां बैठे सारे एक्सपर्ट उसे ही देखने लगते हैं। कुछ उसे पागल समझ रहे थे, तो कुछ को ये उनकी बेइज्जती लगी, क्योंकि ये वायरस किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उसे ये ठीक करने को बोल रहा था। तो उनमें से एक एक्सपर्ट उठकर गुस्से पाउटिंग से कहता है, तुमको ये सब मजाक लग रहा है? हम सारे एक्सपर्ट मिलकर भी इसे सुलझा नहीं पा रहे हैं, और तुम कह रहे हो तुम कोशिश करना चाहते हो? क्या चल क्या रहा, मजाक चल रहा है क्या?
उसकी ये बात आरोही को अच्छी नहीं लगी तो उसने गुस्से पाउटिंग से उस आदमी से कहा, हाँ तो आप लोग ही क्या कर पा रहे हो जो उसे सुना रहे हो, वो एक बार कोशिश करना चाहता था, को इसमें क्या खराबी है। फिर शौर्य की तरफ मुड़कर कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कोशिश करो। जिस पर जिया भी कहती है, हाँ भाई आप कर सकते हो, दिखा दो इन लोगों को कि आप भी किसी से कम नहीं हो। तो शौर्य वहां रखे एक कंप्यूटर पर बैठ जाता है और फिर एक लंबी सांस लेकर अपने मन में चल रहे ख्यालों को रोक लेता है और अपना काम करना शुरू कर देता है, जिसे देख वहां खड़े सारे एक्सपर्ट आरोही, जिया और गौरव हैरान हो जाते हैं। शौर्य की उंगलियां कंप्यूटर पर इस तरह चल रही थी जिसे देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। वो बड़ी ही तेजी से अपनी उंगलियां कंप्यूटर पर चला रहा था और कुछ देर बाद वो रुक जाता है और एक फाइनल इंटर दबा देता है, लेकिन कुछ नहीं होता, जिसे देख वही आदमी जो कुछ देर पहले बोल रहा था फिर से बोलता है, क्या कुछ नहीं हुआ, मुझे तो पता ही था कि कुछ नहीं हो पाएगा इससे। अरे जब हम जैसे लोग ही कुछ नहीं कर पाए तो फिर ये मामूली सा सेक्रेटरी क्या कर सकता है। वो ये बात कह ही रहा था कि वो देखता है कि सबकी नजरें समाने थी और जैसे ही वो अपनी नजर सामने करता है तो उसे तो तोते ही उठ जाते हैं। सामने सारा डेटा रिकवर हो रहा था, उसे तो ये देख अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उधर साहिल भी ये देख हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा बनाया हुआ वायरस कोई ठीक नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है, ऐसा करने की ताकत सिर्फ एक इंसान में थी लेकिन वो मर चुका है, फिर कौन है जिसने मुझे इस तरह हरा दिया। फिर वो अपना सारा सामान उठाने लगता है। ये देख अब तक जो आदित्य और आयुष खुश हो रहे थे अचानक ही परेशान हो जाते हैं। वो साहिल से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि किसी ने उसका वायरस उसे ही भेज दिया है जिससे उसका कंप्यूटर का डेटा डिलीट हो रहा था, तो उसे मजबूरन अपने डेटा को बचाने के लिए उसके सारे डेटा को वापस करना पड़ा। और फिर कुछ रुककर कहता है, आप लोग जो कोई भी है यहाँ से तुरंत निकल जाए क्योंकि उसने वायरस के साथ साथ यहाँ का जीपी सभी ट्रैक कर लिया है, अगर मैं गलत हूं तो पुलिस कभी भी यहाँ पहुंचती होगी। ये सुन दोनों को अपना प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इधर शौर्य उस आदमी के पास आ कहता है, सारा डेटा वापस आ चुका है, अब आपके पास बहुत टाइम है इसमें से वायरस निकालने के लिए। फिर गौरव की तरफ मुड़कर कहता है, मैंने वहां की लोकेशन भी पता कर ली है, तुम अपने आदमियों को वहां जाने को बोल दो, हालांकि उन्हें वहां कुछ मिलेगा नहीं लेकिन फिर भी शायद कुछ मिल ही जाए। ये सुनो, उस आदमी को बहुत शर्मिंदगी होती है लेकिन फिर वो उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, तो लेकिन फिर गौरव कुछ पूछने ही वाला होता है कि शौर्य उससे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो, यही ना कि मैंने ये कहां से सीखा। तो मैं बता दूं कि मैंने कोडिंग सीख रखी है और ये प्रॉब्लम पहले भी आ चुकी है कई कंपनीज में, जिसका तोड़ किसी हैकर ने पहले ही खोज लिया था, मैंने बस उसे अप्लाई किया था। शौर्य उन्हें बता है कि वो आदमी हम सबसे खेल रहा था, वो हमारे सर्वर में वायरस डाल के हमारे सारे डेटा को हैक कर रहा था, तो बस मैंने अपने डेटा के साथ साथ उसका वायरस भी उसे दे दिया, जिससे बचने के लिए उसे हमारे डेटा को वापस करना ही पड़ा, सिंपल। ये सुन सब उसके लिए ताली बजाते हैं। जिया और आरोही भी खुश से ताली बजाने लगती है, लेकिन वही गौरव को अब और भी पक्का यकीन हो गया था कि शौर्य कुछ तो जरूर हम सब से छिपा रहा है, वो जो है हमें दिखा रहा है, असल में वो है नहीं। आखिर क्या छिपा रहा है शौर्य, हम सब से पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये भाग कैसा लगा हमें अपनी समीक्षा देकर जरूर बताइएगा और आगे की कहानी पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए कोड नेम सेक्रेटरी। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। CH14 अखिल और स्वीटी की शादी। सारा मामला शांत हो चुका था, सब शौर्य को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। आरोही उसे बड़े प्यार से देखे जा रही थी और मन में ही सोच रही थी, हाय ये कितना स्मार्ट है, ऐसी कौन सी चीज है जो इसे नहीं आती, ये तो अच्छा हुआ कि इसे मैंने अपना सेक्रेटरी बना लिया, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता हमारे कंपनी का। फिर कुछ रुक और शर्मते हुए बोलती है, और मेरा भी, ये कह वो मन में ही मुस्कुराने लगती है। वही गौरव तो अब और भी ज्यादा शक करने लगा था। हालांकि शौर्य ने उसे बता जरूर दिया था कि उसने कोडिंग सीखी थी, लेकिन फिर भी उसका शक खत्म नहीं हुआ। वो अपने मन में ही कहता है, नहीं शौर्य, तुम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो हो नहीं, कौन हो तुम, क्या मकसद है तुम्हारा, पता लगना पड़ेगा। और वो भी जल्दी। वो शौर्य से कुछ पूछता है, तभी वहां अनिल और रश्मि भी आ जाते हैं। दरअसल अनिल ही आरोही के लीगल मैटर संभालता था और उसे जब पता चला कि आरोही के कंपनी में कुछ परेशानी आ गई है तो वो रश्मि को लेके वहां आ चुका था, ताकि अगर कोई लीगल इशू हो तो वहां रह सके। वो दोनों आते ही जिया से पूछते हैं, क्या हुआ जिया, क्या परेशानी हो गई, सब ठीक तो है ना। फिर गुस्से पाउटिंग से कहता है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जिसने ये सब किया उसे कोर्ट तक ले जाऊंगा। जिसे सुन जिया कहती है, शांत हो जाओ अनिल, कोर्ट तो तुम उसे तब ले जाओगे ना जब वो हमें दिखेगा। अनिल नासमझी से पूछता है, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का। तो जिया उसे बताती है कि क्या हुआ था और फिर शौर्य की तरफ बड़े ही गर्व से कहती है, लेकिन मेरे भाई ने सब ठीक कर दिया, वो कंप्यूटर में भी एक्सपर्ट है, पता है उसने चुटकियों में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो कोई भी समझ तक नहीं पा रहा था। ठीक तो क्या ही करता। ये सुन वहां खड़े सारे एक्सपर्ट जिया को ही देखने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, सब सिर झुकाकर खड़े थे। तो रश्मि कहती है, अरे नहीं यार, फिर से शुरू हो गया तुम्हारा भाई पुराण। हाँ पता है तुम्हारा भाई बहुत काबिल है। तो जिया इतराते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, आखिर भाई किसके हैं। और ये कह शौर्य के गले लग जाती है, तो शौर्य भी उसे गले लगा कहता है, तुम ना बहुत शैतान होती जा रही हो आजकल। फिर गौरव की तरफ देख कहता है, पता नहीं जो तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें कैसे संभालेगा।
तो जिया कहती है तो क्या हुआ, आप है ना मुझे संभालने के लिए, तो फिर मैं क्यों ना शैतानी करूं। और रही बात मेरे शादी की, तो जब तक आप उसे नहीं पसंद करेंगे मैं उससे शादी ही नहीं करूंगी। तो जिसे भी मुझसे शादी करनी होगी उसे पहले आपको खुश करना होगा। अगर आप कहेंगे तभी मैं शादी करूंगी और उसमें आपके जितना ना सही आपके 20% भी काबिलियत हुई तो मैं उससे शादी कर लूंगी। ये सुन गौरव कहता है, अरे यार अब जिया को कौन समझाए कि इस शौर्य से तो मेरा 36 का आंकड़ा रहता है। अब तुमसे शादी करने के लिए मुझे इसे खुश करना होगा। तो गौरव सिर ऊपर करके मन में कहते हुए, पता नहीं और क्या क्या लिखा है भगवान ने मेरे लिए, अब मुझे शौर्य को खुश करना होगा। वो तो मुझसे पहले से ही पसंद नहीं करता। जिसे शौर्य देख लेता है और फिर थोड़ी तेज आवाज में कहता है, उसे मुझे खुश करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो तुम्हें खुश रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुन गौरव थोड़ा राहत की सांस लेता है और मन में कहता है, चलो कम से कम अब मुझे शौर्य को खुश नहीं करता पड़ेगा। सब हल्के फुल्के मजाक करने लगे थे वो सब लोग, तो जैसे भूल ही गए थे कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। और सब लोग हंसते हुए वापस आरोही के ऑफिस आ जाते हैं। वहां बैठ सब बातें कर रहे होते हैं और इस मैटर पर कैसे क्या करना है यही सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी कैबिन का दरवाजा नॉक होता है। सब उस तरफ देखते हैं तो पता है कि वहां उन लोगों को स्वीटी और अखिल खड़े दिखाई देते हैं, जो कि अंदर आने की परमिशन मांग रहे थे। फिर अंदर आते हुए सबको ग्रीट करते हैं और एक कार्ड आरोही को देते हुए कहते हैं, मैं हम दोनों शादी कर रहे हैं अगले हफ्ते। जिसे सुन सब वहां खुश होते हैं क्योंकि सबका आरोही के ऑफिस आना जाना लगा रहता था, तो सब लोग स्वीटी और अखिल को जानते थे। ये सुन सब उन दोनों के लिए खुश होते हैं। जिया जल्दी से कार्ड हाथ में लेकर उसे पढ़ती है तो हैरान हो जाती है, जिसे देख आरोही हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसे हैरान देख सब उससे उसकी हैरानी का कारण पूछते हैं, तो जिया अखिल को देख पूछती है, क्या तुम फेमस पॉलिटिशियन मिस्टर शशांक शेखर के बेटे हो। ये सुन सब हैरानी से अखिल को देखने लगे थे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हो, क्योंकि वहां कोई भी शंश आकर शिखर के नाम से अनजान नहीं था। वो वहां के फेमस और बहुत ही अच्छे नेताओं में से आते थे, जो कि कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे। उनके इसी व्यवहार के कारण यहाँ के सीएम भी उनका बहुत सम्मान करते थे। ये देख स्वीटी भी हंस देती है और कहती है, मुझे भी ऐसे ही हैरानी हुई थी जब इन्होंने हमें अपने माँ पापा से मिलवाया था। जिया शौक से बाहर आते हुए पूछती है, तो तुम इतने बड़े आदमी के बेटे होते हुए भी यहाँ काम क्यों करते हो। जिस पर अखिल कहता है, मैं हमेशा से ही अपने दम कर कुछ करना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ना कि मेरे पापा की वजह से, इसीलिए मैंने आप सब से मेरे पापा के बारे में छुपाया और अपना खुद का नाम बनाने निकल पड़ा। केवल आरोही मैं को ही पता था कि मैं कौन हूं। तो अनिल ने स्वीटी से पूछते हुए कहा, तो तुमने इसके माँ पापा को कैसे मनाया। जिस पर अखिल और स्वीटी एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। और फिर अखिल कहता है, स्वीटी ने उन्हें खुश नहीं किया बल्कि मेरे माँ पापा ही इसे खुश करने में लगे हुए थे, ताकि ये शादी से पीछे ना हटे, क्योंकि उनके हिसाब से मुझ जैसे नालायक से शादी करके वो उन लोगों पर एहसान कर रही है। ये सुन सब ना समझी से उन दोनों को देखने लगते हैं, तो स्वीटी बताती है, दरअसल अखिल के और मेरे पापा पहले पड़ोसी थे। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फिर मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया और वो दोनों अगल हो गए। लेकिन जब मेरे पापा रिटायर हुए तो उन्होंने यहाँ बसने का फैसला किया। तब तक अखिल के पापा एक अच्छे पॉलिटिशियन बन चुके थे, लेकिन उनमें जरा भी घमंड नहीं था। फिर उन दोनों ने हमारी शादी करने का प्लान किया था, लेकिन उससे पहले हम दोनों ही उनके पास पहुंच गए, जिसे देख दोनों लोग ही काफी खुश थे। ये सुन शौर्य कहता है, लो हमने तो खामखा ही इतनी मेहनत की, इन दोनों की तो पहले ही शादी होने वाली थी। जिसे सुन अखिल उसे पास आ उसे गले लगाते हुए कहता है, नहीं यार ऐसा नहीं है। उस दिन अगर तूने वो सब नहीं किया होता तो शादी के बाद ये मुझे जिंदगी भर ताने देती कि मुझे अपने दिल की बात नहीं कही गई। जिसे सुन सब हंस देते हैं। तो स्वीटी कहती है, और नहीं तो क्या भला कोई अपने दिल की बात कहने में इतना समय लगता है क्या। ये सुन अखिल फिर शौर्य से कहता है, थैंक यू यार मुझे जिंदगी भर के मिलने वाले ताने से बचाने के लिए। तो शौर्य कहता है, साले दोस्त को थैंक यू बोलता है, इतने मैनर्स किसने सिखा दिए तुझे। जिसे सुन अखिल हंस देता है, लेकिन फिर शौर्य तुरंत सीरियस फेस बना कहता है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मेरी बहन स्वीटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता समझे। अखिल शौर्य का सीरियस फेस देख डर जाता है और डरते हुए ही कहती है, अरे अरे कहे कैसी बात कर रहा है यार, मैं उससे तकलीफ क्यों दूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी कर रहा हूँ, उसे परेशान करने के लिए नहीं। उसे इतना डरा हुआ देख सब उस पर हंस देते हैं, जिसे देख अब अखिल को समझ में आता है कि शौर्य उसकी फिरकी ले रहा था। फिर सबको देख कहता है, प्लीज आप सब जरूर आइएगा। जिस पर जिया कहता है, अरे क्यों नहीं, आखिर हम भी तो सबसे कह सके कि इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा हमारे साथ काम करता है। भाई मैं तो जरूर आऊंगी, बाकी का मुझे नहीं पता। तो स्वीटी शौर्य से कहती है, तुमको तो जरूर ही आना है शौर्य, क्योंकि तुम तो दोनों तरफ से इन्वाइटेड हो। तो अखिल कहता है, नहीं शौर्य हमारी तरफ से हो। जिस पर स्वीटी कहती है, नहीं शौर्य हमारी तरफ से होगा, आखिर उसे ही तो भाई की सारी रस्में निभानी है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं कि शौर्य उनकी तरफ से होगा। जिस पर शौर्य कहता है, अरे कोई नहीं, मैं बारात लेके आऊंगा और अपनी बहन को विदा करूंगा, ठीक है। ये सुन सब हंसने लगते हैं। तब अनिल कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि शशांक अंकल तुम्हारे पिता है। तो वो तुम्हारी शादी का कार्ड था जो अंकल देने आए थे। दरअसल अनिल के पिता उस शहर के जाने माने वकीलों में से थे, जो सच का साथ हमेशा देते थे। उनकी इज्जत पूरा शहर करता था। शशांक जी भी उन्हें किसी के केस के सिलसिले में ही मिले थे, जहाँ दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। फिर शादी में आने का कह स्वीटी और अखिल दोनों चले गए। उधर आदित्य और आयुष दोनों गुस्से से पागल हो रहे थे। आयुष गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये साला शौर्य हमेशा हमारे काम के बीच आ जाता है, आज भी उसने ही हमारा काम बिगाड़ा है। दरअसल आदित्य ने अपने एक खबरी आरोही के ऑफिस में लगा रखा था, जिसने उन्हें ये सारी खबर दी कि शौर्य ने ही उन्हें इस परेशानी से निकला था। जिसे सुन दोनों को बहुत गुस्सा पाउटिंग 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 आ रहा था।
तो आदित्य गुस्से पाउटिंग से कहता है, मैंने तो इसे बाद में निपटाने का सोचा था, लेकिन इसने हमसे पंगा लेके के अपनी मौत को खुद ही बुलाया है। अब सबसे पहले इसका काम तमाम करना होगा। इसे ऐसी मौत दूंगा कि लोग याद रखेंगे। फिर आरोही को देखेंगे, जिस पर आयुष भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता, हाँ यही सही है, पहले उस सेक्रेटरी को रास्ते से हटाते हैं। दोनों शौर्य के मौत का सोचकर पागलों की तरह हंसने छोटा सा भूत छोटा सा भूत छोटा सा भूत लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि शौर्य ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। वो शौर्य की मौत को नहीं बल्कि अपनी मौत बुला रहे हैं। क्या करने वाले हैं आदित्य और आयुष, क्या प्लानिंग चल रहे हैं दोनों के मन में? जाने के लिए पढ़ते रहिए कोड नेम सेक्रेटरी। आपको ये भाग कैसा लगा हमें जरूर अपनी समीक्षा देके बताइएगा। और आगे की कहानी जानने के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। CH-15 केयरिंग शौर्य। सब लोग अखिल और स्वीटी शादी में मिलने का कहकर निकल जाते हैं। गौरव भी अपने पुलिस स्टेशन निकल जाता है। अब सिर्फ आरोही और शौर्य ही बचते हैं। तो शौर्य आरोही से कहता है थैंक यू। तो आरोही उसे नासमझी से देखती है और पूछती है क्यों? तब शौर्य कहता है वो आज वहां उस कंपनी में मुझ पर भरोसा करने के लिए। तो आरोही उसे देखती है। इस समय बड़ा मासूम और प्यारा स्माइल 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 लग रहा था, बिल्कुल एक बच्चे के तरह। आरोही को उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो मन में ही कहती है यार ये इतना क्यूट बिहेव करेगा तो मैं कैसे ना पढ़ूं इसके प्यार में। अच्छा है ये सिर्फ मेरे सामने ही ऐसा है, वरना पता नहीं किन किन लड़कियों से इसके लिए लड़ना पड़ता। फिर होश में आकर कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। तो शौर्य उससे पूछता है इतना भरोसा मुझ पर क्यों? जिसका जवाब आरोही अपने मन में देती है क्योंकि मेरी जिंदगी बन गए हो तुम और अपनी जिंदगी पर भरोसा कौन नहीं करता है। लेकिन आरोही ये कह तो सकती नहीं थी। तो शौर्य से कहती है क्योंकि तुम मेरे सेक्रेटरी हो और मेरे फ्रेंड भी, इसलिए। पता नहीं क्यों लेकिन आरोही को उसका फ्रेंड कहना शौर्य को पसंद नहीं आया। शायद वो कुछ और ही उससे सुनना चाहता था, लेकिन अभी वो खुद ही कंफ्यूज था कि वो क्या सुनना चाहता था आरोही से, इसलिए कुछ नहीं कहता है और वहां से निकल जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। अगले दिन संडे था तो आरोही शॉपिंग जाने का प्लान बनाती है, ये सोच के कि उसे शौर्य के साथ और टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तो वो शौर्य को फोन करती है। उधर शौर्य अपने घर की सफाई कर रहा था। जब उसका फोन बजा वो देखता है कि आरोही का कॉल है तो वो उसे उठा लेता है। तब आरोही उससे हेलो शौर्य कैसे हो, क्या कर रहे थे, बिजी थे क्या? आरोही इतनी एक्साइटेड होती है कि वो शौर्य से लगातार सवाल पूछती रहती है, जिस पर शौर्य हल्का सा मुस्कुरा देता है। उससे आरोही की ही याद आ रही थी और आरोही ने तुरंत कॉल कर दी, लेकिन फिर सीरियस हो जवाब देता है मैं ठीक हूँ, घर की सफाई कर रहा था। और फ्लो में बोल जाता है और रही बात बिजी होने की तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री रहूंगा। जिसे सुन आरोही को एक पल के हैरान हो जाती है। उसके मन में तो लड्डू ही फूटने लगे थे। ये सुनकर उधर शौर्य को जवाब ये एहसास होता है कि वो क्या बोल गया है। तो तुरंत संभालते हुए कहता है मेरा मतलब है कि हाँ मेरा मतलब है क्योंकि मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूं ना, तो इसलिए मुझे तुम्हारे लिए तो फ्री रहना ही होगा। आरोही उसका हड़बड़ा के जवाब देना सुन बहुत मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे ये तो मालूम चल गया था कि शौर्य के मन में भी उसके लिए कुछ तो है, लेकिन फिर बात संभालते हुए कहती है अच्छा ठीक है, वो मैंने इसलिए फोन किया था क्योंकि कल हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। तो शौर्य कहता है क्यों, हम कल शॉपिंग क्यों जा रहे हैं? तो आरोही अपने मन में सोचती है कि क्या लड़का है ये, एक लड़की इसे शॉपिंग पर चलने को बोल रही है तो इसे समझ में नहीं आता कि मैं इसके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। हे भगवान, किस लड़के से प्यार हो गया है मुझे, इसे तो कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या ही होगा मेरा। फिर अपने गुस्से को संभाल के कहती है वो अगले हफ्ते अखिल और स्वीटी की शादी है ना, तो उसी के लिए शॉपिंग जाना है, तो सोचा तुम भी साथ चलो, क्यों नहीं चलना क्या? तो शौर्य को अपनी गलती समझ आती है कि उसे ये नहीं पूछना चाहिए था। वो तुरंत अपनी बात संभालते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, तो ठीक है, कल 10 बजे मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा, फिर लंच भी बाहर ही कर लेंगे, ओके? लंच की बात सुन आरोही खुश हो जाती है और कहती है ओके तो कल सुबह 10 बजे डन, ओके बाय एंड गुड नाइट कहकर बिना जवाब सुने ही फोन रख देती है, जिसे देख शौर्य मुस्कुरा देता है। अगले दिन आरोही बेसब्री से शौर्य का वेट कर रही थी। आज उसने अपने आप को कुछ ज्यादा ही अच्छे से तैयार किया था। हालांकि वो कभी ज्यादा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि वो शौर्य के साथ बाहर शॉपिंग और फिर लंच पर जा रही थी, उसे व्हाइट कलर का टॉप विद ब्लू जीन्स पहन रखी थी और आंखों में काजल और खुले बालों में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो वो पहले से ही काफी सुंदर थी, लेकिन आज उसने हल्का मेकअप किया हुआ था जो उसे और भी सुंदर बना रहा था। वो इंतजार करते हुए मन में ही कह रही होती है कि क्या हुआ, शौर्य अभी तक आया क्यों नहीं? हमेशा लड़के लड़कियों का वेट करते हैं, यहाँ मैं लड़की होके उसका वेट कर रही हूँ। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो समझ जाती है कि शौर्य आ गया है। वो तुरंत नीचे जाती है तो शौर्य को देख हैरान रह जाती है। उसने भी आज व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें उसके चेस्ट और बाइसेप्स अच्छे से दिख रहे थे, जिस पर उसकी मासूमियत भरी मुस्कान उसे किलर लुक दे रही थी। आरोही तो शौर्य से नजरें ही हटा पा रही थी और मन में ही सोच रही थी यार ये कितना हैंडसम लग रहा है, मैं इसके साथ खड़े होने लायक दिख तो रही हूं ना? वो फिर से अपने आप को देखकर चेक करती है। वहीं ऐसा ही कुछ हाल शौर्य का भी था। वो भी आरोही को इस तरह देख उसमें ही खोसा गया था। दरअसल दोनों ही एक दूसरे को हमेशा फॉर्मल शूट में ही देखते थे, लेकिन आज जब उन्होंने शूट से हटकर कुछ पहना था तो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। फिर शौर्य ही होश में अपनी नजरें इधर उधर करते हुए पूछता है तो तुम तैयार हो गई हो? तो चले। ये सुन आरोही भी होश में आती है और कहती है हाँ चलो मैं भी तैयार हूँ। फिर दोनों मॉल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों ही एक दूसरे को चुप चुप के देख रहे थे।
फिर मॉल पहुंच आरोही लेडीज सेक्शन में जाती है। शौर्य भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। दोनों जिधर से भी जा रहे थे लोग उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे, यार देखो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, ना पक्का दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, देखा नहीं दोनों ने मैचिंग कपड़े भी पहन रखे हैं। आरोही के कानों में भी ये आवाजें जा रही थी, जिसे सुन आरोही तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने आप को शौर्य की गर्लफ्रेंड सुनना अच्छा लग रहा था, वही शौर्य को भी ये सुन अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। आरोही साड़ियों के शोरूम में पास जा अटेंडेंट से साड़ियां दिखाने को कहती है, तो पहले तो वो अटेंडेंट शौर्य को देखती ही रहती है, जिसे देख आरोही गुस्से पाउटिंग से दांत पीसते हुए कहती है, मैं कहा साड़ियां दिखाने को। वो अटेंडेंट ये सुन थोड़ा शर्मा जाती है, फिर वो आरोही को साड़ियों दिखाने लगती है, जिसे आरोही खुद पर ट्राई करती फिर रख देती। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, या शायद वो चाहती थी कि शौर्य उसके लिए साड़ी पसंद करे। फिर कुछ ना समझ में आने पर वो शौर्य को बुलाकर कहती है, शौर्य मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही कुछ पसंद करो ना। तो शौर्य उन सब साड़ियों को देखता है और उस अटेंडेंट से एक साड़ी की ओर इशारा करते हुए कहता है, जो कि लाल कलर की बनारसी साड़ी थी विद स्लीवर प्रिंट। उसे उठाकर कहता है, इसे ट्राई करो। तो वो अटेंडेंट आरोही से कहती है, मैम आपके बॉयफ्रेंड की चॉइस काफी अच्छी है, ये साड़ी आप पर काफी अच्छी लगेगी। आरोही को उसका शौर्य को उसका बॉयफ्रेंड कहना काफी पसंद आया, वो उस साड़ी को पैक करने के लिए कह देती है, जिसे देख शौर्य कहता है, अरे पहले ट्राई तो कर लो, इसमें अच्छी दिख भी रही हो या नहीं। तो आरोही बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारी नजरों में खूबसूरत दिखना है। जिसे सुन शौर्य हैरान हो जाता है। वहीं आरोही को जब यह एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो वहां से बिल कराने के बहाने चली जाती है। उसका शर्म से लाल चेहरा देख शौर्य हंस ग्रिन देता है। बिल होने के बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। दोनों जा ही रहे होते हैं कि शौर्य को एहसास होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। वो धीरे से इधर उधर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो उसका पीछा आरोही के घर से ही कर रहा था। उसके समझते देर नहीं लगती कि ये आदमी आरोही का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो आरोही को कुछ नहीं बताता। आरोही भी बाकी सारी शॉपिंग करती है और शौर्य पूरे रास्ते उसका बैग लिए चलता है, जिसे देख एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, देखो कितना केयरिंग बॉयफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रखता है, और एक तुम हो, मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते। पहले तो वो लड़का शौर्य को घूरता है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होने वाली थी। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे जान, मैंने कब तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम तो ऐसे ही नाराज हो रही हो, तुम तो जानती हो हाउ मच आई लव यू। जिस पर वो लड़की पिघल जाती है, लेकिन झूठा गुस्सा करते हुए कहती है, हाँ हाँ पता है कितना प्यार करते हो। शौर्य और आरोही भी उनकी बातें सुन रहे थे और आरोही को तो अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था कि शौर्य उसके साथ है। वो शौर्य को किसी के साथ नहीं देख सकती थी, यहाँ तक कि कोई लड़की शौर्य को देखे उससे ये तक बर्दाश्त नहीं था। वो अपनी आगे की जिंदगी शौर्य के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। फिर दोनों लंच करने के लिए वही ऊपर इस स्ट्रॉ में आ जाते हैं। वो आदमी जो आरोही और शौर्य का पीछा कर रहा था, वो किसी को फोन पर कहता है, बॉस वो दोनों शॉपिंग कर चुके हैं, अब लंच करने आए हैं। उधर से वो आदमी कहता है, जैसे ही मौका मिले उसे उठा लो और यहाँ लेके आओ। वो ओके कह के फोन रख देता है। इस बात से अनजान की शौर्य को उसका पता लग चुका है और शौर्य नहीं बल्कि वो शौर्य के जाल में फंसने जा रहा है। कौन है वो आदमी जो शौर्य का पीछा कर रहा है और वो किससे बात कर रहा था, क्या होने वाला है शौर्य और आरोही की लाइफ में, जानने के लिए पढ़ते रहिए कोड नेम सेक्रेटरी। आपको ये भाग कैसा लगा हमें अपनी समीक्षा देकर जरूर बताइएगा, एंड प्लीज आप लोग पढ़ने के बाद रेटिंग जरूर दिया करें, जिससे हमें पता चलता है कि कहानी आपको कितनी पसंद आ रही है। आगे की कहानी जानने के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। CH16 शौर्य की किडनैपिंग। शौर्य को पता लग चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ सोच के वो हल्का सा मुस्कुरा देता है और आरोही के साथ लंच करने लगता है। उधर आरोही तो गुस्से पाउटिंग से पागल हुई जा रही थी, क्योंकि रेस्टोरेंट की सारी लड़कियां बस शौर्य को ही घूरे जा रही थी और अपने में बातें करते हुए कह रही थी, यार ये लड़का कितना हैंडसम है, मतलब कसम से अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो इसे सबसे छिपा के रख लूं और कहीं ना जाने दूं। वहीं दूसरी टेबल पर बैठी एक लड़की कहती है, यार इतना स्वीट और केयरिंग बंदा तो मेरे साथ होना चाहिए था, ये इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। तो वही दूसरी लड़की कहती है, क्यों हमें क्या कांटे लगे हैं, जो वो तुम्हारे साथ होना चाहिए हमारे नहीं। जिस पर लड़की कहती है, क्योंकि वो मेरे साथ मैच करता है ना कि तुम्हारे साथ। लेकिन उसी टेबल पर बैठी एक लड़की जो बड़े देर से शौर्य को घूरे ही जा रही थी, उठकर शौर्य के पास आती है और कहती है, हेलो मैं टीना बजाज, मैं ना आपको बड़े देर से देख रही हूँ, आप बहुत हैंडसम हो, कैन आई हैव योर नंबर सो दैट हम कॉफी पर चल सके। उद्धरण चिन्ह। आरोही ये देख हैरान रह जाती है और अब तो उसके गुस्से पाउटिंग की सीमा पार ही हो चुकी थी। वो अपने मन में कहती है, हो इस चुड़ैल को तो देखो, मैं सामने बैठी हूँ फिर भी इससे ये मेरे शौर्य पर दौरे डाल रही है, और तो और कॉफी के लिए भी पूछ लिया। वही शौर्य को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अभी भी उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था कि कौन है वो और उसे किसने भेजा होगा, कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में। ये सोच के ही शौर्य की रूह कांप जाती है, क्योंकि अगर वो अकेले होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन साथ में आरोही भी थी, जिस पर कोई भी खरोंच वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उधर टीना को जब अपना जवाब नहीं मिला तो उसे थोड़ी बेइज्जती महसूस हुई। इस बार उसने थोड़ी तेज आवाज में शौर्य को बोला, तब जाके शौर्य ने नोटिस किया कि कोई उसके सामने कोई खड़ा है। तब शौर्य टीना को देखता है और पूछता है, जी आपको क्या चाहिए। जिसे सुन आरोही को हंसी यमी फेस आ जाती है और अपना मुंह दबाए हंसती है और कहती है, मतलब शौर्य ने तो अब तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उससे सामने खड़ा उससे कुछ बोल रहा है।
टीना को गुस्सा पाउटिंग पाउटिंग तो बहुत आ रहा था क्योंकि वो बजाज टेक्सटाइल्स की इकलौती वारिस थी जिसकी वजह से जो भी उसे चाहिए होता था वो हासिल कर लेती थी। बहुत लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे लेकिन आज जब उसने शौर्य को देखा तो वो देखती रह गई और ठान लिया कि ये लड़का मेरा है। इसी इरादे से वो शौर्य के पास आई थी, लेकिन शौर्य ने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया था जिससे वो गुस्सा हो गई थी और मन में कहती है इस लड़के ने मुझे इग्नोर किया, कोई नहीं, इसे भी मैंने अपने आगे पीछे ना घुमाया तो मेरा नाम भी टीना नहीं। अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, जी मैं कह रही थी आप बहुत हैंडसम है और क्यूट भी, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ ताकि हम कभी कॉफी पर चल सकें। जिस पर शौर्य बड़ी ही मासूम स्माइल तरह से कहता है, पर मैं तो कॉफी पीता ही नहीं, वो बहुत कड़वी होती है, मुझे तो चाय पसंद है। ये सुन आरोही को फिर हंसी टंग आउट आ रही थी लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए थी और उसे शौर्य पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। अपने मन में कहती है, ओह ये इतना क्यूट और भोला है जिसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की इसमें इंटरेस्टेड है। क्यों हो तुम ऐसे शौर्य, हर बार मुझे तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार हो जाता है। टीना को इस समय गुस्से पाउटिंग पाउटिंग तो बहुत आ रहा था लेकिन वो अपने गुस्से को दबाए, कोई बात नहीं हम चाय पी लेंगे। तो फिर शौर्य समझ जाता है कि ये लड़की ये नहीं जाएगी। कुछ सोच शौर्य आरोही की ओर इशारा करते हुए कहता है, लेकिन पहले मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से पूछना पड़ेगा। ये सुन आरोही तो हैरान रह जाती है, उसे समझ में नहीं आया कि अभी अभी शौर्य ने क्या कहा। क्या उसने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा? ये सोच वो इतनी खुश थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझ रही थी। वहीं अब टीना का गुस्सा पाउटिंग 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 हद से पार जा रहा था। उसने हल्के गुस्से से कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं टीना बजाज हूँ, बजाज टेक्सटाइल्स की इकलौती वारिस, और तुम इस 2 कौड़ी की लड़की से पूछ रहे हो? अरे छोड़ दो उसे, मैं तो इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सोच लो कहीं पछताना ना पड़ जाए। ये सुन अब शौर्य को पारा भी हाई हो गया था, उसे कुछ भी बर्दाश्त था लेकिन कोई आरोही की बेइज्जती करे वो ये कैसे सहन कर ले। फिर थोड़ा रुड होकर कहता है, मैं आप जो कोई भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप जो कोई हो, लेकिन मेरे आरोही से कम ही होगी। आप इस तरह मेरे सामने मेरे ही गर्लफ्रेंड की इंसल्ट नहीं कर सकती, माफी मांगिए इनसे अभी। ये सुन आरोही अपने मन में कहती है, यार ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर अपने आप पर गर्व करते हुए कहती है, यस दैट्स माय मेन। टीना को अब ये एहसास हो चुका था कि शौर्य उसका नहीं होने वाला, इसलिए वो अपने अवतार में आती हुई कहती है, मैं माफी मांगू और वो भी इस 2 कौड़ी की लड़की से कभी नहीं। शौर्य अब की बार थोड़ा तेज आवाज में और गुस्से पाउटिंग पाउटिंग से कहता है, आपकी इतनी हिम्मत, मेरे सामने ही मेरे गर्लफ्रेंड की इंसल्ट कर रही है, माफी मांगिए तुरंत। शौर्य ने ये इतनी तेज आवाज में कहा था कि वहां बैठे सब लोगों ने सुना। अब सब टीना को ही देख रहे थे, वो सब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना इंसल्टेड फील नहीं किया था। वो शौर्य से गुस्से पाउटिंग पाउटिंग से कहती है, नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगी, ये तुम्हारे साथ रहना डिजर्व नहीं करती तो मैं इससे क्यों माफी मांगू? तो शौर्य गुस्से से खड़ा होते हुए कहता है, देखिए माफी तो आपको मांगी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं नहीं जानता मैं आपके साथ क्या कर दूंगा। शौर्य को इतने गुस्से पाउटिंग पाउटिंग में देख एक पल को आरोही भी डर जाती है, फिर उसे शांत करते हुए कहती है, कोई बात नहीं शौर्य, जाने दो, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर टीना की तरफ मुड़कर कहती है, प्लीज आप जाइए यहाँ से। टीना की अब तक काफी बेइज्जती हो चुकी थी इसलिए वो से निकलने का सोचती है, लेकिन जाते जाते मुड़कर शौर्य से कहती है, तुम जानते नहीं तुमने किससे पंगा लिया है, आज तक मुझे जो चीज चाहिए होती है मैं वो हासिल करके ही रहती हूँ, तुम दोनों को तो मैं बर्बाद कर दूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। कहकर वो वहां से चली जाती है। अब भाई ये टीना जी को कौन समझाए कि शौर्य कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे वो बेर ले सके, लेकिन कौन समझाए उन्हें, देखते हैं आगे क्या होता है। इधर शौर्य अब शांत हो चुका था, वो बैठते हुए कहता है, सॉरी मैंने आपको ऐसी सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड कह दिया, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था, वो लड़की जा ही नहीं रही थी, सॉरी वंस अगेन। आरोही ये सुन निराश हो जाती है। अब तक जो वो इस बात से खुश थी कि शौर्य ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा था, अब वो निराश थी को शौर्य ने उसे सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कहता था, लेकिन फिर अपनी निराशा छिपाते हुए कहती है, कोई बात नहीं शौर्य, इट्स ओके। आरोही का मन कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो वॉशरूम का बहाना करके वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही शौर्य फिर एक बार उस आदमी को देखता है जो उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो आदमी आरोही के पीछे ना जा वहीं खड़ा रहता है, जिसे शौर्य समझ जाता है कि वो आरोही के लिए नहीं मेरे लिए वहां आया है। लेकिन ऐसा कौन है जो मेरा पीछा करवा रहा है? ये जानने का एक ही तरीका था कि वो खुद उनके बिछाए जाल में फंसे ताकि पता तो लगे कि किसी मौत आई है जो मेरे पीछे पड़ा है। फिर मन ही मन कुछ सोच वो कोई प्लान बनाता है। उधर आरोही वॉशरूम में अपने आप को शांत करने की कोशिश करती हुई कहती है, क्या हुआ आरोही, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तू जानती है ना कि वो तुझसे प्यार नहीं करता, फिर उसके ऐसे कहने से तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? चल आरोही अपने आप पर भरोसा रखे ना, एक दिन तो शौर्य तुझे समझेगा, तब तक उस दिन का इंतजार कर, और अगर नहीं समझा तो क्या जरूरी तो नहीं कि जिससे हम प्यार करें वो भी हमें प्यार करे। यही सब कह आरोही अपने आप को शांत करती है और फिर बाहर आकर शौर्य के पास बैठ जाती है। शौर्य जो कि अपने प्लान में ही उलझा हुआ था, इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि आरोही दुखी है। वो आरोही से कहता है, आरोही तुम जाके जरा हमारे कंपनी शान के शोरूम की सेल चेक करो, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ, तुम्हें फोन कर दूंगा, तुम आ जाना। तो आरोही भी ओके कहती है। फिर दोनों नीचे बने शोरूम में जाने लगते हैं तो वो आदमी भी उनके पीछे पीछे जाता है। आरोही शोरूम में चली जाती है, उसे सेफली वहां छोड़ शौर्य मन में कहता है, ठीक है अब देखता हूँ कौन है जिसे अपनी सुकून भरी जिंदगी प्यारी नहीं है। ये सोच वो वहां से पार्किंग की तरफ जाने लगता है। उसे पार्किंग की तरफ जाता देख वो आदमी अपने साथियों से कहता है, वो पार्किंग की तरफ आ रहा है, मौका मिलते ही उसे दबोच लो। इधर शौर्य पार्किंग के एकदम सुनसना जगह आ जाता है। वो चलते हुए सोचता है, अरे अब तो कोई आओ मुझे बेहोश करने, क्या गुंडे हैं, आजकल किडनैपिंग भी नहीं करने आती। वो ये सोच ही रहा होता है कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो अलर्ट हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है।
इस बात से बेखबर कि वो आदमी अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। शौर्य के पास आ उसे रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाल उसे शौर्य की नाक पर रख देते हैं। शौर्य भी मन ही मन खुश हो थोड़ा छटपटाने की एक्टिंग कर बेहोश हो जाता है। वो आदमी उसे अपनी गाड़ी में डाल देते हैं। फिर उनमें से एक आदमी अपने बॉस को फोन करता है और कहता है बॉस काम हो गया, हम उसे ले आ रहे हैं। उधर फोन पर वो आदमी खुश होते हुए कहता है शाबाश बहुत अच्छे, अब उसे यहाँ ले आओ कहकर फोन रख देता है। फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है अब तो तू गया शौर्य, आज तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, कहते हुए फिर जोर जोर से हंसने लगता है। क्या लगता है कौन है ये आदमी जो शौर्य की जान के पीछे पड़ा है? क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो पाएगा या फिर खुद ही शौर्य के बनाए जाल में फंस जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए कोड नेम सेक्रेटरी। आपको ये भाग कैसा लगा हमें अपनी समीक्षा देकर जरूर बताइएगा। आगे की कहानी जानने के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। CH-17 शौर्य की किडनैपिंग पार्ट 2। शौर्य जानबूझकर किडनैप हो गया था ताकि वो पता लगा सके कि किसने ये सब किया है। वो लोग उसे गाड़ी में डाल कहीं ले जाने लगे। उधर शौर्य के ना आने से आरोही अब परेशान होने लगती थी। वो शौर्य को फोन करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन वो ये सोच की हो सकता है उसका फोन स्विच ऑफ हो गया हो। वो थोड़ी देर और शोरूम के अकाउंट्स देखने लगती है, लेकिन जब शौर्य तब भी नहीं आता तो आरोही को अब थोड़ा डर लगने लगता है। वो बार बार शौर्य को फोन करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। थक हार कर वो खुद ही पार्किंग एरिया में जाती है। जो देखती है वहां पर तो गाड़ी अभी भी खड़ी है, लेकिन शौर्य उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो उसे डरते डरते इधर उधर देखने लगती है। वो ढूंढते हुए चिल्लाती भी रही है शौर्य, शौर्य कहाँ हो तुम, देखो ये मजाक नहीं है, कहाँ हो शौर्य, शौर्य देखो मुझे अब डर लग रहा है। आवाज लगती हुई पूरे पार्किंग एरिया में देखती रहती है, लेकिन उसे शौर्य का कुछ पता नहीं लग रहा था। अब उसे किसी अनहोनी की आशंका ने घेर लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने ख्यालों को झटक शौर्य को ढूंढने की कोशिश जारी रखती है। वो उसे ढूंढ ही रहा होती है कि उसे शौर्य का फोन वहीं गिरा मिलता है जो कि स्विच ऑफ हो चुका था। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। उसका दिल जोर जोर से किसी अनचाहे ख्याल से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो अपनी पूरी दुनिया ही घुमती दिखाई दे रही थी। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे कि तभी जिया का फोन आ जाता है। तो आरोही फोन उठा कुछ बोलती वैसे ही जिया बोल पड़ती है आरोही क्या कर रही हो, मैं सोच रही थी कि अगर तुम बिजी ना हो तो क्या हम। वो इतना ही बोल पाती है कि तभी उसे आरोही के रोने लाउडली क्राइंग की आवाज आती है। ये सुन जिया घबरा जाती है और घबराते हुए पूछती है आरोही, आरोही क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो आरोही, आरोही कुछ तो बोलो आरोही। उधर आरोही रोए लाउडली क्राइंग ही जा रही थी, लेकिन फिर खुद को संभाल जिया। वो तो जिया बोलती है वो क्या आरोही, साफ साफ बोलो क्या बात है। तो आरोही बड़ी मुश्किल से बोलती है वो शौर्य नहीं मिल रहा है। जिया को कुछ समझ ही नहीं आता कि आरोही क्या बोलना चाह रही है। तो जिया कहती है क्या बात है आरोही, साफ साफ बोलो। और ये शौर्य क्या कहा तुमने, तुम शौर्य के साथ हो क्या। तो आरोही फिर से बोलती है वो शौर्य नहीं मिल रहा है, हम लोग शॉपिंग के लिए आए थे, वो मुझे अपने शोरूम के अकाउंट्स चेक करने का बोल गाड़ी लेने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। और जब मैंने वहां जाके देखा तो वहां शौर्य का फोन गिरा मिला। जिया मुझे बहुत घबराहट हो रही, शौर्य ठीक तो होगा ना। जिया पहले तो ये सुन रह जाती है, क्योंकि एक शौर्य ही तो था जिसे वो अपना भाई मानती थी। खून का रिश्ता भले ना हो जिया का शौर्य से, लेकिन शौर्य ने भी कभी उसे अपनी सगी बहन से कम भी नहीं माना था। ये सोच उसके आंखों में आंसू फ्यू फ्यू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है, क्योंकि आरोही भी इस वक्त काफी दुखी थी। उसे कौन संभालेगा। तो वो खुद को संभाल बोलती है आरोही देखो तुम टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ वहां, तुम टेंशन मत लेना। और गौरव को फोन करो, वो पुलिस में है तो उसे जल्दी ही ढूंढ लेगा। मैं तुरंत निकल रही हूँ, ओके तुम वेट करो, मैं तुरंत पहुंच रही हूँ। फोन रख वो तुरंत मॉल के लिए निकलती है। रास्ते में उसने अनिल और रश्मि को भी फोन कर दिया था, तो वो लोग भी तुरंत मॉल के लिए निकलते हैं। उधर आरोही गौरव को फोन कर रोते हुए सब बताती है, तो गौरव उसे धैर्य रखने का और तुरंत आने का बोल फोन रख देता है और तुरंत वहां के लिए निकल लेता है। इधर आरोही का रो लाउडली क्राइंग कर बुरा हाल था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे तो शौर्य के साथ बिताए पल याद आ रहे थे कि कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई, उसका उस पर चिल्लाना सब याद आ रहा था। वो किसी को खोने की तड़प, वो बेचैनी उसे अंदर से डरा रही थी। और ये डर सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी किसी अपने को खोया हो। अकेले होने के कारण उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उधर जिया, अनिल और रश्मि लगभग एक साथ ही मॉल पहुंचते हैं। जिया तुरंत आरोही को देख लेती है और दौड़कर उसके पास जाती है। आरोही जिया को देख जो तक थोड़ा बहुत अपने आप को काबू में रखी थी, जिया के गले लगाते ही उसके धैर्य का बांध टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लाउडली क्राइंग लगती है। ये देख जिया भी खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लाउडली क्राइंग फ्यू लगती है। आखिर दोनों ही लड़कियों की जिंदगी में शौर्य की अहम भूमिका थी। फिर अनिल और रश्मि दोनों को संभालते हुए कहता है आरोही देखो ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। तो रश्मि जिया से कहती है हाँ जिया देखो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे शौर्य भाई को हम ढूंढ लेंगे उन्हें, ओके। वो सब क्या करे सोच ही रहे होते हैं कि तभी गौरव अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। तो सबका ध्यान उस पर ही चला जाता, क्योंकि गौरव भी कोई आम पुलिस वाला नहीं था। तो मॉल में भी थोड़ी अशांति फैल जाती है, अंदर या बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। गौरव तुरंत आरोही और जिया के पास जाता है जो कि रो रही थी। वो जाते ही आरोही से पूछता है देखो आरोही ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं शौर्य को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें एक एक बात बतानी होगी कि तुम लोगों ने यहाँ क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, सब कुछ एक भी चीज नहीं छोड़ना।
आरोही हाँ में सिर हिला उसे सब बताती है तो शौर्य कहता है इसका मतलब टीना बजाज ये काम कर सकती है, आखिर वो कोई छोटी मोटी इंसान तो है नहीं, जानता हूँ मैं उसके बारे में। तभी गौरव एक हवलदार से कहता है देखो टीना बजाज इस वक्त कहाँ है, तो वो हवलदार वहां से हामिल सिर हिलाकर चला जाता है। तो गौरव फिर सबकी की तरफ देखते हुए कहता है हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए, शायद उससे कुछ पता लग सके। तो सब लोग सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। वो लोग फुटेज देख ही रहे होते हैं कि वो हवलदार जो टीना बजाज के बारे में पता लगाने गया था वहां टीना बजाज को लेके आता है और कहता है सर ये रही टीना बजाज, अभी तक मॉल में ही थी। उधर टीना किसी हवलदार के ऐसे लाए जाने से काफी गुस्से में थी। वो चिल्लाते हुए कहती है आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे यहाँ लाने की, आप लोग जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ। गौरव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधे टीना से सवाल करता है शौर्य का कहाँ, देखो सच सच बता दोगी तो तुम्हें कम सजा होगी, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। टीना ये सुन एगेंटली बोलती है शौर्य? कौन शौर्य? मैं किसी शौर्य को नहीं जानती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी शौर्य को नहीं जानती। तो आरोही सामने आ उससे पूछती है झूठ बोल रही है, ये यही थी जिसने उसे देख लेने की धमकी दी थी। फिर गुस्से पाउटिंग 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 से टीना की तरफ देखते हुए कहती है देखो बता दो कहाँ शौर्य, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझी। टीना आरोही को देखती है तो उसे समझ में आता है कि वो सब किसी की बात कर रहे हैं, तो वो कहती है वो तो उसका नाम शौर्य था, वैसे क्या हुआ उससे, मेरे सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो गौरव उसे कड़क आवाज में पूछता है देखो तुम जल्द सच बता दो कि तुमने शौर्य के साथ क्या किया, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो टीना जेल जाने का सुन थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर बोलती है मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, हाँ मेरी बेहस जरूर हुई थी उसके साथ, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं किया। तो आरोही गुस्से पाउटिंग पाउटिंग से कहती है झूठ झूठ बोल रही है, ये इसी ने कहा था कि वो उसे देख लेगी। तो टीना ये सुन तुरंत कहती है हाँ मैंने कहा था कि मैं उसे देख लूंगी, लेकिन मेरा उसे हार्म करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ उसने मेरी बेइज्जती की थी, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उससे कुछ करवा दूं। फिर एगेंटली बोलती है वैसे अच्छा ही हुआ कि उसे उसके किए की सजा मिल गई और मेरी मेहनत बच गई। आरोही का ये सुनना था कि उसका गुस्सा पाउटिंग पाउटिंग फुट पर वो टीना को थप्पड़ हैंड वेविंग हैंड वेविंग हैंड वेविंग हैंड वेविंग मारते हुए चिल्ला रही थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौर्य के बारे में ऐसा बोलने की, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, समझी। ये बोल वो टीना को मारने लगती है। आरोही को ऐसे देख सब हैरान रह जाते हैं, किसी ने भी आरोही को आज तक इतना गुस्सा करते नहीं देखा था। लेकिन फिर गौरव उन दोनों को छुड़ाता है और हवलदार से कहता है ले जाओ इन मैडम को और बिठा के रखो जब तक मैं छोड़ने को न कहूं। फिर वो आरोही की तरफ मुड़कर कहता है आरोही क्या था ये सब, तुम अपना आपा कैसे खो सकती हो, देखो शांति से काम लो नहीं तो हमें शौर्य को ढूंढने में और देर होगी। ये बोल वो लोग फिर सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। गौरव हर एक चीज को ध्यान से देख रहा था, आरोही और शौर्य के मॉल के अंदर आने से लेकर उनके शॉपिंग करने, लंच करने, आरोही के शोरूम में जाने से शौर्य के पार्किंग में जाने तक। लेकिन जैसे ही वो पार्किंग की फुटेज दिखाने को बोलता है तो वहां बैठा गार्ड कहता है सर वहां का कैमरा काम नहीं कर रहा था। ये सुन गौरव गुस्से पाउटिंग 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 से कहता है तुम्हारा वही का सीसीटीवी क्यों काम नहीं कर रहा था, जिस पर गार्ड कहता है सर वहां का सीसीटीवी पिछले 2 दिन से काम नहीं कर रहा था, हमने बदलने को कहता लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। ये सुन गौरव गुस्से पाउटिंग 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 से कहत आहे साले बहुत चालाक है वो लोग, वो जानते थे कि कैमरा काम नहीं कर रहा था इसलिए उन्होंने वो जगह चुनी। ये कह गौरव फिर से सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ दिख जाए। वो फिर से एक बार फुटेज देखने लगता है, अब की बार उसे कुछ नजर आता है। वो आरोही को दिखाते हुए कहता है आरोही क्या तुम इसे जानती हो, ये आदमी तुम लोगों का पीछा मॉल के अंदर आने से लेकर शौर्य के पार्किंग में जाने कर रहा है, हो ना हो इसी ने कुछ किया है। आरोही उस आदमी को देख कहती है नहीं मैंने इसे कभी नहीं देखा है, मैं तो जानती तक नहीं ये कौन है। तो गौरव उससे पूछता तो उसकी किसी से दुश्मनी, जिस पर आरोही कहती है उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, वो तो किसी से तेज आवाज में बात तक नहीं करता। फिर कुछ सोचकर गौरव अपने के साथी को उस आदमी को फोटो देते हुए कहता है सुन नारंग ये फोटो लो और पता करो कौन है, क्या करता है और मुझे तुरंत बताओ। तो नारंग उसकी फोटो हाथ में लेता है और फोटो देखता है, फोटो देखते ही बोलता है अरे सर ये तो चिना है। तो आखिर कौन है ये चिना, क्या किसने भेजा इस चिना को, क्या गौरव पता लगा पाएगा शौर्य का? जानने के लिए पढ़ते रहिए कोड नेम सेक्रेटरी। आपको ये भाग कैसा लगा हमें अपनी समीक्षा देकर जरूर बताइएगा। आगे की कहानी जानने के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। CH18 शौर्य की किडनैपिंग पार्ट 3। गौरव का एक साथी उस आदमी को पहचान लेता है, सर ये तो चीना है। सब उस हैरान फ्लस्ट होकर देखते हैं। तो गौरव अपने साथी से पूछता है तुम जानते हो इसे? तो वो बोलता है जी सर ये चीना है, यहाँ का लोकल गुंडा है, कोई सुपारी लेनी हो, मर्डर करवाना हो, किडनैपिंग करवानी हो तो लोग इसके पास ही जाते हैं। हमने इसे एक मर्डर के इल्जाम में पकड़ा था पिछले साल, लेकिन सबूत न होने की वजह से छूट गया था। अब ये शौर्य जी के पीछे है, मतलब किसी ने तो इनके नाम की या तो सुपारी दी होगी या किडनैप करने को कहा होगा। लेकिन सर हमें दुआ करनी चाहिए कि किसी ने किडनैपिंग करने को ही कहा हो, वरना सर जिन्हें ये मारता है उनकी लाश भी नहीं मिलती है। इसी वजह से ये पिछली बार भी छूट गया था, क्योंकि उस इंसान की लाश ही नहीं मिलती थी। आरोही ये सब सुन और ज्यादा डर जाती है। उसे उस पुलिस वाले पर गुस्सा पाउटिंग 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 भी आ रहा था। वो गुस्से से कहती है अपनी बकवास बंद करो, कुछ नहीं होगा मेरे शौर्य, समझे। उसका गुस्सा देख गौरव उसे शांत कराते हुए कहता है आरोही वो बस हमें बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है।
फिर गौरव अपने साथी से पूछता है कोई रास्ता है जिससे हम इस तक पहुंच सके, तो वो कहता है जी सर हमें चारा फेंकना होगा। गौरव ना समझती से कहता है मतलब, तो वो पुलिस वाला कहता है सर मतलब हमें उसे फोन करके ये कहना होगा कि हमें किसी का किडनैप करवाना है, तो वो हमें मिलने बुलाएगा, तब हम उसे पकड़ सकते हैं। तो क्या उसे हम पर शक नहीं होगा कि हो सकता है कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो? तो उस पर वो पुलिस वाला कहता है इसका भी एक रास्ता है सर, ये काम अनिल जी से करने को कहे तो उसे शक भी नहीं होगा, क्योंकि अनिल जी यहाँ के जाने माने और अमीर वकीलों में से एक है और अमीर लोग ही सिर्फ उसके पास जा सकते हैं, वरना अनजान नंबर देख उसे शक हो सकता है। उधर शौर्य को किसी अंधेरे कमरे में लाकर रस्सियों से अच्छे से बांध दिया गया था। बांधते हुए एक आदमी कहता है क्या यार कितनी आसानी से ये हमारे हाथ आ गया और देखने में भी कितना मासूम है, लेकिन बेचारा आज बेमौत मारा जाएगा। अब उस आदमी को क्या पता कि शौर्य नहीं वो बेमौत मारा जाएगा आज। तो चीना कहता है मासूम है तो क्या हुआ, इसे बॉस से पंगा नहीं लेना चाहिए था, अब इसे ही अपनी औकात नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, चलो रहने दो इस, यही बॉस अभी आते ही होंगे। और ये कहकर वो सब बाहर निकल जाते हैं। शौर्य ये सब सुन सोचता है नहीं, ये सब तो लोकल गुंडे लगते हैं, ये वो लोग नहीं है, क्योंकि अगर ये वो लोग होते तो मेरे बारे में जरूर जानते और अब तक मैं जिंदा नहीं होता। शौर्य एक राहत की सांस लेता है कि चलो ये वो लोग नहीं है, लेकिन फिर कौन है जिसने मुझे किडनैप करवाने की कोशिश की। फिर अपने आप को दिखाता है और कहता है क्या है साले, ये अपने आप को किडनैपर कहते हैं, रस्सी भी ढंग से बांधनी नहीं आती, ऐसे तो कोई भी रस्सी खोल के निकल जाएगा। उधर अनिल चीना को फोन करता है। चीना फोन उठाते ही जी कौन बोल रहा है? तो अनिल कहता है मैं अनिल बोल रहा हूँ, नाम तो सुना ही होगा तुमने। अनिल भी एक जाना माना नाम था, उसे हर कोई जानता था, इसलिए चीना भी जानता था। तो वो अनिल से कहते हुए जी अनिल जी बताइए आप जैसे लोगों को हम जैसे लोगों से क्या काम पड़ गया? तो अनिल कहता है किसी को किडनैप करवाना है। तो चीना पूछता है किसे? तो अनिल कहता है ऐसे फोन पर नहीं बता सकता, मिलकर बात करते हैं, रकम जो तुम चाहो, लेकिन काम आज ही होना चाहिए। मनचाही रकम सुन चीना के मन में लालच आ जाता है, वो तुरंत अनिल की खुशामद करते हुए कहता है जी अनिल जी हम अभी ही मिल लेते हैं। जिस पर अनिल कहता है ठीक है तुम मेरे ऑफिस के पीछे आकर मिलो। चीना जी अनिल जी कहकर फोन रख देता है और अगले आधे घंटे में चीना अनिल के ऑफिस के पीछे आ जाता है, जहां उसका इंतजार अनिल और बाकी सब झुककर कर रहे थे। चीना आते ही अनिल से पूछता है जी अनिल जी किसका किडनैप करना है, उसकी फोटो दे दीजिए और साथ में 2 लाख रुपए भी। बाकी काम होने के बाद तो अनिल उसे फोटो दिखाते हुए कहता है ये है वो आदमी। चीना उस आदमी की फोटो देखते ही हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है आपको इसका किडनैप करवाना है? अनिल हंसते हुए कहता है नहीं, तुमने इसे किडनैप करके कहाँ रखा है ये जानना है। उसकी हंसी देख चीना समझ जाता है कि उसे धोखा मिला है। वो वहां से भागता उससे पहले गौरव उसे पकड़ लेता है और पकड़ते ही 2 थप्पड़ मारते हुए कहता है कहाँ छुपा रहा है शौर्य को? जिस पर चीना हंसता हुआ कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं किसी शौर्य नाम के इंसान को नहीं जानता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आरोही ये सुन उसके पास जाओ उसे फिर थप्पड़ मारते हुए कहती है देख जल्दी बता कहाँ छुपा रखा है उसे, नहीं तो तुझे यही मार दूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, समझा? चीना ये सुन जोर जोर से हंसता है और कहता है अरे आरोही मैडम आपके चक्कर में ही तो वो आज वहां मौत के मुंह में है, और रही बात मेरे मुंह खोलने की तो वो तो मैं खोलने से रहा। आरोही को ये सुन बहुत गुस्सा आता है, वो तुरंत गौरव की गन लेकर उसके पैर पर गोली मार देती है और गुस्से से कहती है लगता है तूने मुझे हल्के में ले लिया है, तू अपना मुंह नहीं खोलेगा तो आज तेरे साथ साथ तेरी पूरी फैमिली को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तू अगर मेरे बारे में जानता है तो ये भी जानता होगा कि मैं भी अपने कहे से पीछे नहीं हटती। गौरव तुरंत अपनी गन आरोही से लेता हुआ उस पर चिल्लाता है आरोही ये क्या कर रही हो, अपने आप को संभालो, इस तरह कानून अपने हाथ में लेने क्या मतलब है? तो आरोही गौरव की तरफ गुस्से से देखती हुई कहती है इस वक्त सही गलत की फिक्र नहीं है मुझे शौर्य नहीं मिला तो आज इस पूरे शहर को आग लगा दूंगी मैं, और मुझे ऐसे करने से कोई रोक नहीं पाएगा, तुम और तुम्हारा कानून भी नहीं। गौरव और बाकी सब भी आरोही की आंखों में इतना गुस्सा देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आरोही ऐसी नहीं थी जिसे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क पड़े, लेकिन आज उसे ऐसे देख सब हैरान थे। रश्मि समझ रही थी क्यों आरोही ऐसा बर्ताव कर रही है, क्योंकि वो भी अनिल से उतना ही प्यार करती है जितना आरोही शौर्य से, इसलिए उसे आरोही के दिल का हाल पता था। वो खुश थी कि चलो किसी से तो आरोही को प्यार हुआ, लेकिन अभी वो हालात नहीं थे जब वो आरोही से इस बारे में बात कर सके। उधर चीना का दर्द से बुरा हाल हो रहा था, वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर गौरव कहता है तो जल्दी से बता दे कहाँ छुपा रखा है शौर्य को और किसके कहने पर तूने ये सब किया, वरना अब की बार गोली पैर पर नहीं बल्कि सिर पर लगेगी, समझा? ये सुन चीना डर जाता है और डरते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, मैं सब सच बताता हूँ, हमने उसे आरोही मैडम के बंद पड़े फैक्ट्री में छिपाया है और ऐसा करने के लिए मुझे। उधर शौर्य अब पड़े पड़े बोर हो चुका था, तो वो एक्टिंग करते हुए जोर जोर से चिल्लाता है हेलो कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है बाहर। ये आवाज सुन सब अंदर आ जाते हैं और उसे देखकर हंसने लगते हैं। तो शौर्य अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए कहता है कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो उस पर चीना का भाई चन्ना कहता है हम कौन है ये तू जानकर क्या करेगा, और तुझे यहाँ क्यों लाए हैं ये तो तू अच्छे से जानता ही होगा, और किसने तुझे यहाँ लाने को कहा है वो तुझे थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल हमें तुझे मारने के ऑर्डर मिले हैं, सॉरी है। वो ये कहकर वो लोग शौर्य को मारने लगते हैं। शौर्य के लिए वो लोग बस मच्छर थे जो इधर उधर उसे काट रहे थे, जिस तरह वो उसे मार रहे थे उस तरह तो उसे दर्द नहीं बल्कि मजा आ रहा था। लेकिन फिर जल्दी उस आदमी को बुलाने के लिए जिसने ये उसे किडनैप करवाया है, वो जोर जोर से चिल्लाने की एक्टिंग करने लगता है, जिस पर उन आदमियों को लगता है कि उसे दर्द हो रहा है।
वो लोग उसे बहुत मारते हैं तो शौर्य कहता है अब तो बता दो किसने मुझे यहाँ लाने को कहा था। चन्ना कुछ बोलता उससे पहले उसके पीछे से आवाज आती है हमने तुझे यहाँ लाने को कहा था। शौर्य आंखें उठाकर देखता है तो हैरान रह जाता है और हैरानी से कहता है आदित्य और आयुष। वो दोनों शौर्य को हैरान देख हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं क्यों शौक लगा, हमने ही तुझे किडनैप करने को कहा था। तूने हमारे बहुत बेइज्जती करी है साला, इतने से पगार में इतना काम किसने करने को बोला था तेरे को। तू मामूली सा सेक्रेटरी था तो वही बनकर रहना था ना, क्यों खामखा हीरो बनने चला था। देख अब मेरेगा ना उसके पीछे और उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरा क्या, तू तो गया आज। तो शौर्य बड़ी ही दर्द भरी आवाज में एक्टिंग करते हुए कहता है लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम लोग ये सब करने पर उतर आए, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज ही निभाया था। जिस पर आयुष उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है तेरे फर्ज निभाने के चक्कर में हमारी कितनी बेइज्जती हुई पता है, लेकिन कोई नहीं आज तुझे निपटा देंगे। कल उस आरोही की बारी आएगी, उसे तो पहले मैं खूब तड़पाऊंगा, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उसके साथ मजे करके तब उसे मारूंगा। लेकिन अफसोस है सब देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। तभी आदित्य भी उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है क्यों, मेरे उसे छूने से एतराज था ना तुझे, अब तू देख मैं उसे हर आत टच करूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब सुन शौर्य के आंखों में अब तक रुका हुआ गुस्सा बाहर आने लगा। वो लोग अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ऐसा सब करते तब तक तो ठीक था, लेकिन उन्हें आरोही को बीच में नहीं लाना चाहिए था। शौर्य को तो आरोही के चेहरे पर उदासी तक नहीं पसंद थी, उसकी चेहरे पर उदासी देख वो बेचैन हो जाता था। वो ये लोग उसे तड़पाने की बात कर रहे थे, उससे पहले इन सब को मैं जान ना मार दूं। जिस वक्त उन लोगों ने आरोही के लिए गलत भावना अपने मन में लाने की कोशिश की, उसी वक्त उन सबका बुरा टाइम शुरू हो गया था। शौर्य ये सब सोच ही रहा था कि आयुष कहता है तो फिर ठीक है मिलते हैं अगले जन्म में, लेकिन अगले जन्म में भी गलती से मुझे मत टकरा जाना, नहीं तो उधर भी तेरे साथ ऐसा ही होगा। फिर मुकर सबसे कहते हुए मार दो इसे। वो लोग शौर्य की तरफ बढ़ रहे थे और आदित्य और आयुष जाने लगते हैं कि एक आदमी उनके पास उड़कर आता हुआ उनके पैरों के पास आ गिरता है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्या हुआ, उन दोनों को क्या किया शौर्य ने। जानने के लिए पढ़ते रहिए कहानी जिसका नाम है कोड नेम सेक्रेटरी। आपको ये भाग कैसा लगा हमें अपनी समीक्षा देकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। CH-19 शौर्य का एक्शन। आदित्य और आयुष दोनों वहां से जाने लगते हैं कि तभी वो आदमी जो शौर्य को मारने आगे बढ़ा था आके दोनों के कदमों में गिरता। दोनों ये देख पीछे मुड़ते हैं और जो देखते हैं देखकर हैरान हो जाते हैं। उधर चीना बताता है मुझे ये सब आदित्य जी ने करने को कहा था। तो गौरव उसे थप्पड़ हैंड वेविंग मारते हुए कहता है क्या कहा था उसने, पूरी बात बताओ। तो चीना दर्द में कराहते हुए बोलता है वो उन्होंने ने मुझे 5 लाख रुपए दिए और इस बंदे की फोटो भी दी और बोला इस आदमी ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, इसे किडनैप करो और मार दो और लाश को ऐसे ठिकाने लगाना कि कभी पता ना चले इसका, समझे। उद्धरण चिन्ह। तो हम लोगों ने इसका पीछा किया लेकिन ये कभी अकेला मिला ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसका पीछा किया और आज जब हम मॉल में इसका पीछा कर रहे थे तो ये हमें अकेले पार्किंग में जाता हुआ दिखाई दिया। तो हम लोगों ने उसे उठा लिया और बस मारने ही जा रहे थे कि अनिल जी का फोन आ गया। मैं और पैसों की लालच में मैं वो काम छोड़ यहाँ आ गया और उसे मेरे भाई चन्ना को मारने को बोल दिया। अब तो शायद वो उद्धरण चिन्ह चीना उसके आगे कुछ बोल पाता, तब तक आरोही फिर से उसे मारने लगती है और मारते हुए कहती है अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझा। गौरव उसे वहां से हटाता है और कहता है आरोही अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए, शायद वो अभी तक जिंदा हो। आरोही ये सुन गौरव का कॉलर पकड़ बोलती है मैंने बोला ना उसे कुछ नहीं होगा, तुम सबको समझ नहीं आता। तो मौके की नजाकत को देखते हुए रश्मि आरोही के पास जाती है और कहती है आरोही कोई भी नहीं कह रहा कि शौर्य को कुछ हुआ है, हमें जल्दी करनी चाहिए, बस इतना ही कहने का मतलब है गौरव का। तो आरोही अपने आप को संभालती है और कहती है ठीक है जल्दी चलो। सब लोग उस फैक्ट्री की तरफ जाने लग जाते हैं। आरोही अपने आप को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी क्योंकि उसके लिए ही तो शौर्य ने आदित्य से झगड़ा किया था। ऊपर से शौर्य को खो देने का डर आरोही की हालत और भी ज्यादा खराब कर रहा था। उसे उसके साथ बिताए पल एक एक करके याद आ रहे थे। उनके याद आते ही आरोही के आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो उन्हें पहुंचती हुई कहती है नहीं शौर्य तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर दोनों जब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि जो शौर्य अभी तक भीगी बिल्ली बनकर बैठा हुआ था वो उन आदमियों को ऐसे मार रहा था जिसे वो आदमी ना होकर कोई पंचिंग बैग हो। इस वक्त वो कोई मासूम सा दिखने वाला सेक्रेटरी नहीं बल्कि एक पेशेवर हत्यारा लग रहा था। उसकी आंखों में उतरते खून को देखकर सभी डर जाते हैं। वो लोग कोई 20-25 लोग होंगे लेकिन फिर भी शौर्य को संभाल नहीं पा रहे थे। अरे अब उन्हें थोड़ी ना पता था कि शौर्य के लिए वो लोग किसी बच्चे से कम नहीं थे, वो तो इन लोगों से भी ज्यादा खूंखार लोगों से लड़ चुका है, वरना वो लोग कभी शौर्य को छूने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अब तो उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकते थे। वो सबको बड़े आसानी से मारे जा रहा था जैसे वो लोग शौर्य के लिए कोई हो ही नहीं। वो मारते हुए कहते जा रहा था 6 किडनैपर कहते हो तुम लोग खुद को, तुम लोग तो गली के गुंडे कहलाने के लायक भी नहीं हो। वो लोग भी आजकल तुम लोगों से ज्यादा समझदार हो गए हैं। अरे ऐसा सबके सामने से पीछा कौन करता है बे, पीछा छुपते छिपाते करते हैं और तुम लोग तो ऐसे पीछा कर रहे थे जैसे मैं कोई लड़की हूँ। उद्धरण चिन्ह और इतनी ढीली रस्सी कौन बांधता है बे, इसे तो बच्चा भी खुद को छुड़ा लेगा। तुम लोगों ने कभी किडनैपिंग की भी है या पहली बार कर रहे थे? तुम लोग किडनैपर्स के नाम पर धब्बा हो, ये काम छोड़ कोई दूसरा काम करो, किडनैपिंग तुम लोगों के बस की नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। ये सब आदित्य और आयुष वहां खड़े देख रहे थे। वो लोग तो शौक से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। वो लोग यही सोच रहे थे कि जिस इंसान को हम लोग इतना कमजोर समझ रहे थे वो तो बहुत ताकतवर निकला। अब देखो, ऐसे लोगों को ही बेवकूफ कहते हैं। अरे, जब देख रहे हैं कि वो सबको मारने में बिजी है तो पतली गली से वहां से निकले, लेकिन नहीं, उन लोगों को तो फाइटिंग देखनी है। कोष्टक। उधर शौर्य सबको मारे जा रहा था और कुछ ही देर में सब जमीन पर पड़े नजर आते हैं तो शौर्य उन सबके पास जाकर बैठता हुआ कहता है, तो क्या ख्याल है, क्या किया जाए तुम लोगों के साथ। तो उन आदमियों में से एक कहता है, भाई हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज भाई। तो दूसरा आदमी भी उसकी हमें हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ भाई, हम दोबारा ये नहीं करेंगे और मैं तो ये काम ही छोड़ दूंगा। बस हमें यहाँ से जाने दो। ये सुन शौर्य हंस देता है और कहता है, अच्छा सच बोल रहे हो, तुम लोग दोबारा ऐसा नहीं करोगे ना। तो सब एक साथ बोलते हैं, नहीं भाई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जिस पर शौर्य बोलता है, ठीक है, अब शांति से जेल जाओ और अपनी सजा पूरी कर अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। अभी कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आती होगी। फिर कुछ रुककर, और हाँ, तुम लोगों को किसने मारा है। तो एक आदमी डरते हुए कहता है, आपने मारा है। तो शौर्य उसके सिर पर एक टिप्पणी मारता है और फिर पूछता है, हाँ, तो तुम लोगों को किसने मारा है। तो सब लोग एक साथ बोलते हैं, हम सब ने आपस में लड़ाई करी है पैसे को लेकर और आपने तो हमें बिल्कुल नहीं मारा है। जिस पर शौर्य कहता है, गुड, अब शांति से यहाँ बैठो और पुलिस के आने का इंतजार करो, ओके। ये बोल वो वहां से आदित्य और आयुष के पास आ जाता है। तब उन लोगों को अकल आती है और तब वो लोग वहां से भागने लगते हैं। शौर्य तुरंत उनके सामने आ जाता है और बड़े आराम से कहता है, तो तुम दोनों चंगू मंगू, तुम्हें कहा था ना कि दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, लेकिन क्या करे, तुम लोग कुत्ते की पूंछ की तरह हो जिसे अगर 14 साल भी नली में डाल के रखा जाए तो वो रहती है टेई की टेई ही। ये सुन दोनों गुस्से पाउटिंग 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 से कहते हैं, क्या कहा तूने, तूने हमें कुत्ता कहा, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर दोनों शौर्य को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसे देख शौर्य एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहता है, तुम लोग भी ना, उन सब का हाल देखने के बाद भी तुम्हें लगता है तुम लोग मेरे सामने खड़े होने के भी लायक हो। लेकिन वो दोनों नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं, जिसे देख शौर्य कहता है, ठीक है, फिर अब तुम लोगों को पीटने का इतना ही शौक है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये कह वो दोनों को एक एक थप्पड़ हैंड वेविंग मार देता है, जिसे खाकर दोनों एक एक कोने पर पड़े रहते हैं। वो दोनों भले ही अमीर हो लेकिन लड़ने के मामले में बिल्कुल ही अनाड़ी थे। एक थप्पड़ में ही ढेर हो गए और फिर थप्पड़ मारा भी था तो किसने, हमारे शौर्य बाबू ने, तो उन्हें तो जमीन देखनी ही थी। फिर वो उन दोनों के पास जा आराम से बैठ जाता है और कहता है, हाँ तो चंगू मंगू, तुम लोगों को कहा था ना आरोही से दूर रहना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। अब मिल गया बदला, मिल गई तसल्ली, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उल्टा खुद ही फंस गए। अब जाओगे जेल और जब तक वापस निकलोगे तुम्हारा इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस बर्बाद हो चुका होगा। क्या मिला ये सब करके, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर गुस्से पाउटिंग पाउटिंग से आयुष से कहता है, और तू आरोही को गंदी नजर से देखने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। ये कहते हुए वो उसे और 2-3 थप्पड़ हैंड वेविंग मारता है। फिर आदित्य की तरफ, और तू उसे रोज रात टच करेगा, आज तुझे इतना मारूंगा ना कि किसी भी लड़की को टच करने से डरेगा। ये बोल वो दोनों को मारने लगता है। उधर जल्दी से गौरव, आरोही, जिया, अनिल और रश्मि के साथ साथ सारे पुलिस वाले उस बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। उन्हें आता हुआ शौर्य देख लेता है, लेकिन वो लोग शौर्य को नहीं देख पाते हैं तो वो तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ आदित्य और आयुष से जोर जोर से माफी मांगते हुए कहता है, आदित्य जी, आयुष जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो मामूली सा सेक्रेटरी हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। शौर्य को इस तरह पलटी मारते हुए देख उन गुणों के साथ साथ आदित्य और आयुष भी हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, ये अभी तो सबको कुत्ते की तरह मार रहा था और अभी डरने का नाटक कर रहा है, कहीं ये पागल वागल तो नहीं है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य ये नाटक क्यों कर रहा है, लेकिन आदित्य और आयुष को लगता है कि शायद हमारे बैकग्राउंड के बारे में सोच वो डर गया। ये सोच दोनों ही उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं कि तभी गौरव हवा में फायर करते हुए कहता है, सब लोग अपने हाथ ऊपर कर दो, पुलिस ने तुम सबको घेर लिया है। शौर्य अपने मन में कहता है, क्या यार, फिल्मों की तरह पुलिस थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी, मुझे अभी और इन लोगों के साथ खेलना था, लेकिन कोई नहीं, चलो अब अपनी एक्टिंग शुरू करता हूँ। इतना सोच वो फिर रोने लाउडली क्राइंग का नाटक करने लगता है। आरोही जब शौर्य को देखती है तो उसे सही सलामत देख उसे सुकून मिलता है। अब तक जो दिल धड़कना भूल गया था वो फिर से धड़कना शुरू कर देता है। वो बिना कुछ सोचे समझे जाकर शौर्य को गले लगा लेती है और सिर ऊपर करके कहती है, थैंक गॉड, तुम्हें सही सलामत देख दिल को सुकून मिला। पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो माँ कैसे रहती तुम्हारे बिना। ये बोलते हुए वो रोए भी जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। तो शौर्य उसे चुप कराते हुए कहता है, कोई बात नहीं आरोही, देखो मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो तो अच्छा है तुम लोग सही समय पर आ गए, बस अब सब ठीक है। लेकिन आरोही तो शौर्य को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब शौर्य धीरे से उसके कानों में कहती है, आरोही छोड़ो मुझे, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। ये ध्यान आते ही आरोही उसे तुरंत छोड़ देती है और अलग हो जाती है। उसे अब शौर्य से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। तभी उसकी नजर आदित्य और आयुष पर पड़ती है। वो उनके पास जा उन्हें थप्पड़ हैंड वेविंग मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शौर्य को हाथ लगाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो गौरव उसे दूर हटाते हुए कहता है, हाँ आरोही, हम नहीं छोड़ेंगे इन्हें, लेकिन अब तुम शौर्य को लेकर घर जाओ और हाँ कल उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना, उसका बयान लेना है। तो आरोही शौर्य को लेकर वहां से जाने लगती है और गौरव आदित्य और आयुष को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन आदित्य अभी भी गुस्से पाउटिंग से भरा हुआ था। वो मन में सोचता है, नहीं,
आरोही तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो अपने बगल वाले पुलिस से गन छीनकर आरोही पर चला देता है। आरोही की तरफ गोली आती देख शौर्य उसे तुरंत वहां से हटा देता है, जिसे आरोही नीचे गिर जाती है। वो उठती है तो समाने का नजरा देख जोर से चिल्लाती है, शौर्य क्या हुआ शौर्य को, क्या आरोही उसे बचा पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए कोड नेम सेक्रेटरी। आपको ये भाग कैसा लगा हमें अपनी समीक्षा देकर जरूर बताइएगा, और आगे की कहानी जानने के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। CH20 शौर्य हॉस्पिटल में आदित्य ने आरोही पर गोली चला दी थी, लेकिन उसे गोली चलाते हुए शौर्य ने देख लिया था। वो आरोही को जल्दी से वहां से हटा देता है, लेकिन खुद नहीं हट पाता, जिसकी वजह से वो गोली शौर्य को लग जाती है। आरोही ये देख जोर से चिल्लाती है, शौर्य। वो दौड़ के उसके पास जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है और रोते लाउडली क्राइंग हुए कहती है, शौर्य शौर्य तुमने ये क्यों किया, तुम्हें मुझे नहीं हटाना चाहिए था। फिर चिल्लाते हुए सबसे कहती है, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। ये सब कहते हुए वो रोए जा रही थी, उसके मन में शौर्य को खोने का डरा चुका था। उधर आदित्य गोली चलाने के बाद हंसने स्माइल विद हॉर्न्स लगता है और हंसते हुए ही कहता है, वाह बड़ी सच्ची वफादारी है अपने मालिक से, जो उस पर चली गोली तुमने अपने ऊपर ले ली। लेकिन चलो अच्छा ही है, वैसे भी आज तुम्हें ही तो मारने के लिए ये सब कुछ प्लान किया था और वो कामयाब भी हो गया। वैसे सच सच बताना, कहीं तुझे अपनी ही मालकिन से प्यार तो नहीं हो गया, वरना कौन अपनी जान अपने मालिक के लिए देता है? क्यों? आदित्य ने बेहोश होते हुए शौर्य से ये सवाल किया, जिसका जवाब वो ना देकर बस आरोही को देखे जा रहा था, जो उसके लिए रो रही थी। उस वक्त शौर्य को आरोही का प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। उसे यकीन हो गया था कि आरोही भी उससे प्यार करती है। उसकी फीलिंग एक तरफा नहीं थी। ये सोच उसकी मुस्कान स्माइल और भी चौड़ी हो गई, लेकिन अब उसे बेहोशी छाने लगी थी। लेकिन आदित्य अभी भी चुप नहीं हुआ था। वो आगे कहता है, बाकी बची इस आरोही को तो मैं जेल से आने के बाद देख लूंगा। तब तक गौरव आकर उससे गन छीन लेता है और उसे एक जोर का थप्पड़ हैंड वेविंग लगते हुए कहता है, अब तो तू जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तूने सबके सामने एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की है, तुझे मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। ये बोल उसे वहां से ले जाने को कहता है। उधर आरोही रोते लाउडली क्राइंग हुए कहे जा रही थी, शौर्य आंखें खुली रखो, देखो मेरी तरफ प्लीज। शौर्य आंखें मत बंद करना, मुझसे बात करो, देखो तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, प्लीज शौर्य प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। शौर्य ये सुन हल्का सा मुस्कुरा स्माइल देता है और उसकी आंखें बेहोशी के कारण बंद होने लगती है कि तभी एम्बुलेंस भी आ जाती है। शौर्य को हॉस्पिटल ले जाते हैं। पूरे रास्ते आरोही बस रोए लाउडली क्राइंग ही जा रही थी और भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी कि भगवान प्लीज शौर्य को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कुछ भी अच्छा काम आज तक किया है तो प्लीज शौर्य को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरह भगवान को मनाते हुए वो लोग हॉस्पिटल अस्पताल पहुंच जाते हैं। शौर्य को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है और कुछ ही देर में उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है और बाकी सब बाहर बैठ इंतजार करने लगते हैं। आरोही का तो रो कर बुरा हाल हो चुका था, तो अनिल ने रश्मि को उसके पास जाने को कहा ताकि वो उसे संभाल सके। रश्मि आरोही के पास आते हुए उसके बगल में बैठ जाती है तो आरोही रश्मि के गले लग और जोर से रोने लाउडली क्राइंग लगती है और रोते हुए कहती है, रश्मि उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। क्यों? वो मेरे सामने आ गया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार उसे ठीक हो जाने दो, उसे अच्छे से डांट लगाऊंगी। कहते हुए वो और जोर से रोए लाउडली क्राइंग जा रही थी तो रश्मि ने उसे संभालते हुए कहती है, हाँ आरोही उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम इस तरह रोकर अपनी तबीयत जरूर खराब कर लोगी। अगर उसके ठीक होने के बाद उसे ये पता चलेगा कि उसके कारण तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली है तो उसे कितना दुख होगा ना। तो चलो अब चुप हो जाओ। ये कहते हुए वो आरोही को शांत कराने लगती है और मन में कहती है, भगवान शौर्य को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना ये पूरी तरह टूट जाएगी। आंटी के जाने के बाद तो इसने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन अगर शौर्य को कुछ हो गया था ना जाने क्या होगा। रश्मि ये सब सोच रही थी, वहीं जिया तब से कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस एक जगह खड़ी ऊपर की तरफ देख रही थी। गौरव जिया को इस तरह नहीं देख सकता था। वो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही जो जिया ने अब तक खुद को संभाल रखा था वो गौरव के गले लग फुट कर रोने लगी लाउडली क्राइंग। पहले तो गौरव जिया के अचानक गले लगने से हैरान हो गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए उसने जिया की पीठ को सहलाकर उसे चुप कराना शुरू कर दिया। लेकिन जिया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, गौरव शौर्य भाई को कुछ नहीं होगा ना, तुम जानते नहीं हो इतने सालों में मैंने एक बड़े भाई की कमी कितनी महसूस की है। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था ना, तो मुझे ना जाने क्यों लेकिन उनमें एक भाई ही नजर आया। मैं उन्हें तभी से अपना बड़ा भाई मानने लगी थी और उन्होंने भी मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ। पता है गौरव, वो मुझे प्यार से गुड़िया बुलाते हैं और जब वो मुझे इस नाम से बुलाते हैं तो वो खुशी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन आज उन्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल में दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। गौरव उसे चुप कराते हुए सोचने लगता है, कितना प्यार करती है ये शौर्य को और मैंने उस पर शक किया। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। शौर्य केवल एक साधारण इंसान है, मुझे उस पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए। रश्मि और गौरव आरोही और जिया को संभाल रहे थे कि तभी अनिल उन सब के लिए कॉफी लेकर आया और साथ में कुछ खाने को, क्योंकि उन सब ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था। आरोही और जिया ने तो खाने से इनकार कर दिया, लेकिन तब अनिल ने कहा, अगर तुम दोनों खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी और अगर ये बात शौर्य को पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा।
अनिल ने रश्मि वाला पैंतरा उन दोनों पर चलाया जैसे दोनों ही मानकर थोड़ा सा खा लिया। शौर्य को ऑपरेशन रूम में गए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे कि तभी ऑपरेशन रूम खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को बाहर आता देख सब उनके पास जाते हैं। आरोही तुरंत डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर क्या हुआ, कैसा है शौर्य को, वो ठीक तो है ना? जिस पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे शांत मिस आरोही, वो बिल्कुल ठीक है। गोली उनके कंधे में लगी थी जिससे उनका ब्लड लॉस ज्यादा हो गया जिसके कारण वो बेहोश हो गए। अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है और उन्हें सुबह तक तो होश भी आ जाएगा, आप तब उनसे मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन आरोही की जान में जान आती है। इतनी देर से वो बस भगवान से शौर्य के ठीक होने की दुआ मांग रही थी जो आखिरकार पूरी हो गई थी। लेकिन फिर तुरंत डॉक्टर ने आरोही से सवाल किया, वैसे ये करते क्या है? जिसे सुन एक पल को सब कंफ्यूज हो जाते हैं तो जिया कहती है वो आरोही के सेक्रेटरी है। जिस पर डॉक्टर उन्हें हैरानी से देखते हैं, फिर कुछ सोच करो कहकर चले जाते हैं। किसी ने भी उनके ये सवाल करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन गौरव ये सुन फिर से उसके दिमाग में शक का कीड़ा जगाने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी डॉक्टर अपने मरीज के जॉब के बारे में नहीं पूछता है। फिर क्यों उन्होंने ऐसा सवाल किया, और वो भी ऑपरेशन रूम से निकलते के तुरंत बाद? कुछ गड़बड़ होने की आशंका से वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ जाता है। डॉक्टर उसे अपने कैबिन में देख पूछते हैं, जी आपको क्या चाहिए? जिस पर गौरव कहता है, डॉक्टर आपने क्यों पूछा कि शौर्य क्या करता है? डॉक्टर उसकी बात समझ नहीं पाए और पूछा क्या मतलब? जिस पर गौरव कहता है, मतलब आपने क्यों पूछा कि शौर्य क्या करता है, क्योंकि नॉर्मली कोई डॉक्टर अपने मरीज के जॉब के बारे में क्यों पूछेगा, और वो भी ऑपरेशन के तुरंत बाद? जिसे समझ डॉक्टर गौरव को बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, प्लीज आप पहले बैठ जाइए। गौरव बैठ जाता है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं उनका ऑपरेशन करने जा रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि उनके शरीर पर कम से कम 13 गोलियों के निशान थे और साथ ही साथ कई जगह और भी तरह के निशान थे, जैसे उन्हें काफी टर्चर किया गया हो। ऐसा निशान तो तभी लगता है जब कोई इंसान किसी से लड़ाई करता है या उसे कोई टर्चर करता है। उन्हें देखकर मुझे लगा कि हो सकता है वो कोई पुलिस वाले होंगे, क्योंकि इस तरह का निशान या तो पुलिस वाले के शरीर पर होता है या तो किसी आर्मी वाले के शरीर पर, क्योंकि उन निशानों को देखने के बाद मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि इतनी गोलियों के निशान किसी साधारण इंसान को नहीं लग सकती। बस इसीलिए मैंने वो सवाल किया था। गौरव ये सुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन है शौर्य, क्या छिपा रहा वो हम सब से? यही सब सोचते सोचते वो सबके पास आ जाता है। चूंकि अभी शौर्य बेहोश था और सुबह से पहले उसे होश भी नहीं आने वाला था, तो आरोही ने सबको घर जाने के लिए कहती है, जिसे कोई नहीं मानता, लेकिन आरोही सबको घर भेज देती है। सब उससे सुबह आने को बोलकर वहां से निकल जाते हैं। अनिल और रश्मि अपने घर निकल जाते हैं। वही जिया को छोड़ने गौरव जाता है। वो दोनों कार में जाने लगते हैं। जिया गौरव को ध्यान से देख रही थी। आज जिस तरह उसने शौर्य को ढूंढने में मदद की थी, वो बात जिया के दिल को छू गई थी। हालांकि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था, लेकिन जिया फिर भी उसे आज किसी और ही नजरों से देख रही थी। उसे गौरव आज कुछ अलग ही लग रहा था, लेकिन गौरव ही सब बात से अनजान अभी भी डॉक्टर के कही हुई बातों को ही सोच रहा था। वो अपने आप से कहता है, आखिर कौन हो तुम शौर्य, क्यों मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, लगता है तुम्हारे बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। गौरव को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देख जिया उससे पूछती, क्या हुआ गौरव, क्या सोच रहे हो? जिस पर गौरव होश में आते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था, तुम बताओ क्या तुम अब ठीक हो? जिस पर जिया कहती है, हाँ मैं अब ठीक हूँ, वैसे थैंक्स। तो गौरव पूछता है, किस बात के लिए थैंक्स? जिस पर जिया कहती है, आज शौर्य भाई को ढूंढने के लिए। तुम नहीं जानते कि शौर्य भाई मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। जिस पर गौरव कहता है, अरे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, इसमें मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। ये कहते हुए जिया का घर आ गया तो जिया उसे गुड नाइट बोलकर और ध्यान से जाने को बोलकर वहां से निकल जाती है, तो गौरव भी उसे गुड नाइट बोलकर वहां से निकल जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये भाग कैसा लगा हमें अपनी समीक्षा देकर जरूर बताइएगा, और आगे की कहानी जानने के लिए हमें फॉलो करना ना भूले, और पढ़ते रहिए कहानी जिसका नाम है कोड नेम सेक्रेटरी। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी कोड नेम सेक्रेटरी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल WD नॉवल वर्ल्ड 2.0 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।